अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ अभी। पर थोड़ा सा मैं पहले इंट्रो कर दूं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस पूरे प्लान के हवाले से जो ये आज अल्लाह के करम से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद मैं फायदा को चाहूंगा कि फायदा फिर आप इसको बिस्मिल्लाह कीजिएगा, उसको स्टार्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ तमाम मेंबर्स हमारे मौजूद हैं। बताता चलूं, सब लोग मुझे तकरीबन सब लोग जानते हैं, मेरा नाम सलमान इलाही है। रोटरी क्लब ऑफ कराची विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस एंड बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से ये एक प्रोजेक्ट, एक प्लान किया गया था, जिसमें हम ऑडियो ड्रामा कंपटीशन चाह रहे थे कि तमाम ब्लाइंड कम्युनिटी का करवाया जाए। इसमें मेरा प्लान ये होता है कि जितने भी हमारे पास ऐसे ब्लाइंड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स या हमारी जो कम्युनिटी है उसके मेंबर्स जो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं या कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम उनको सपोर्ट करें और हम उनके जरिए प्रोजेक्ट्स करवाएं। फाइनेंशियल सपोर्ट इतना बड़ा मसला नहीं होता, फाइनेंशियल सपोर्ट तो फिर भी हो जाती है, या जिस तरह भी उनको सपोर्ट चाहिए होती है वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। असल असल चीज होती है उसको एग्जीक्यूट करना, असल चीज होती है उसको ऑर्गेनाइज करना। तो यकीनन ये हमारी कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है और मुझे खुशी है। हर तरह की सपोर्ट डेफिनेटली हमारी होगी इंशाल्लाह इन ऑर्गेनाइजर्स को। और ये लोग इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि हम ऑडियो ड्रामा कंपटीशन करवाएं। इसमें प्लान जो दिया गया था वो जरीना भुट्टो और नफीसा आलम, इन दोनों की तरफ से जो है वो ये प्रोजेक्ट दिया गया, जिसको हमने अप्रूव किया। और अप्रूव अप्रूव करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम लेकर आगे चल रहे हैं। आरसी के वीआईपी की जो टॉप मैनेजमेंट है, स्पेशली इस वक्त न्यू प्रेसिडेंट है हमारी अस्मा अजीज साहिबा, और हमारे सेक्रेटरी हैं अली खान आफरीदी साहब, उनकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन होने के बाद इस प्रोजेक्ट को बाकायदा लॉन्च किया गया। बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के एज ए सीईओ मैं खुद सलमान इलाही और हमारी मैम सरवत नसीम शाह साहिबा जो हमारी चेयरपर्सन है, उनकी जानिब से जब कंफर्मेशन इस हवाले से हो गई तो फिर हमने बाकायदा इसको लॉन्च कर दिया। 14 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है और ये 3 दिसंबर डेट रखी गई है इसकी। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ओके, सॉरी। हाँ, तो 3 दिसंबर को इंशाल्लाह हमने डेट डिसाइड किया है कि जिस दिन हम लोग फाइनल इंशाल्लाह ताला कहना चाहिए कि एक प्रोग्राम रखेंगे, एक बड़ा इवेंट रखेंगे, तो क्या हम हर साल रखते ही हैं 3 दिसंबर को। उस इवेंट में हम बाकायदा इसके विनर्स को अनाउंस करेंगे। अच्छा, ये क्योंकि एक नेशनल लेवल पे है, पूरे पाकिस्तान से तमाम लोगों को, तमाम हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को हमने इनवाइट किया है इसमें। हमारी कोशिश है कि जो बेस्ट कहीं से भी हो, चाहे वो कश्मीर से हो, केपीके से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, गिलगित से हो, कहीं से भी कोई टीम, कोई ग्रुप ऐसा है जो कि टैलेंट रखता है, स्किल्स रखता है, और वो चाहता है कि वो बेस्ट एक स्क्रिप्ट के थ्रू, बेस्ट ऑडियो ड्रामा के थ्रू वो सामने आए, तो डेफिनेटली जब वो सामने आएगा और वो अगर जीतता है, हमारी जूरी सिलेक्ट करती है, तो जूरी सिलेक्शन के बाद हम उनको बाकायदा कराची बुलाएंगे 3 दिसंबर के इवेंट में। वहां पे उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे। कुछ उसके विनिंग प्राइजेस प्लान किए हुए हैं जो कि इंशाल्लाह उसको विनिंग प्राइजेस दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी वहां पर मीडिया हाउसेस और जितने भी वहां पर एफएम चैनल्स, जो बड़ी शख्सियात, बड़ी पर्सनैलिटीज आ रही हैं, इंशाल्लाह उनके सामने उनके साथ मिलकर आपको अवार्ड्स दिए जाएंगे। बल्कि उनके, यूं कहना चाहिए कि उनके हाथों से आपको अवार्ड दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये पूरा प्लान है। इस प्लान को एग्जीक्यूशन के लिए ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो चुका है, लोगों के कंफर्मेशन आना शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज वेबिनार जो है वो अरेंज किया गया है, ताकि आप लोगों के जो भी क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से या जो स्क्रिप्टिंग की जा रही होती है या ऑडियो ड्रामा बनाया जा रहा होता है, उस हवाले से किन किन चीजों का ख्याल रखना है आपको, वो उस हवाले से कुछ वेबिनार्स अरेंज किए जा रहे हैं जरीना भुट्टो की जानिब से, जिसकी जिसकी एग्जांपल आज ये वेबिनार है। फायजा नईम साहिबा ऑलरेडी हमारी डायरेक्टर भी हैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन की। यकीनन ऐसे तमाम मामलात में हमें हमें कंप्लीटली सपोर्ट इनकी हासिल होती है, तो आज इसको ये मॉडरेट कर रही हैं, आज इसको लीड कर रही हैं इस वेबिनार को। बाकी हमारे कुछ और मजीद गेस्ट भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से डिस्कस भी होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जूम क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये 40 मिनट्स वाला नहीं है, ये 40 मिनट्स में जूम बंद नहीं होगा, तो इसलिए आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मजीद किसी भी किस्म का कोई इशू आपको आ रहा हो तो आप लोग बिल्कुल, अब्दुल फजल यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग सब लोग जानते भी हैं, उनसे भी डिस्कस करके अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो नाउ मैं यहाँ पे कहूंगा कि बिल्कुल आप फायजा, आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए इंशाल्लाह।
थैंक यू। Assalamu alaikum to everyone. Thank you so much, Mr. Salman Elahi, for the brief introduction of this project. और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ यूनिक इस तरह से है कि हम हमेशा डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि हम इंक्लूजन को लेके किस तरह से आगे बढ़े हैं, एंड दैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से मिस्टर सलमान ने इंट्रोडक्शन करवाया कि आई एम अ बोर्ड मेंबर ऑफ बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो वो हमेशा उस साइड पे जाता है कि जहाँ पे हम सिर्फ बिनाई के लिए नहीं सोच रहे, हम उसको ग्लोबली सोच रहे होते हैं। अभी हम इसको नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन होगा कि जब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि व्हेन यू कैन ड्रीम इट सो यू कैन डू इट, ये वो वाला मामला होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इस तरह से भी बता दूं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ मेंटल हेल्थ कोच एंड ट्रेनर इन एविएशन। और मुझे मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। प्रोफेशनली आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल। मैंने बाकायदा मीडिया माइंड से इसकी जो है वो डिप्लोमा किया था। और इसलिए ये प्रोजेक्ट वैसे ही जब मैंने सुना और जब जरीना ने मुझे अप्रोच किया तो ये मुझे बहुत ही मतलब दिल के करीब फील हुआ कि यस, ये बहुत एक अच्छी फील्ड है और इंशाल्लाह इस पे हमारे और भी बहुत सारे प्लान्स है जो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सर सलमान की हमेशा एक बात होती है, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम जब हमने मीटिंग की थी तो इन्होंने कही थी कि मैं अकेला चला था लेकिन कारवां बनता चला गया। तो कारवां आप सब लोग हैं और आप सब लोगों का जो है वो पार्टिसिपेशन इसके अंदर होगा, तो इस चीज को हम और बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से साथ लेके चल सकेंगे। इन शॉर्ट ये कि अभी का जो वेबिनार है उसमें हमारे वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं और ऑफ कोर्स फिर वो अपना अपना आइडियाज लेके आएंगे। तो आज का वेबिनार सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हाउ यू कैन स्टार्ट किसी भी चीज को लेके जाने के लिए। सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, इनिशियल पॉइंट्स क्या होंगे, होमवर्क बहुत जरूरी होता है, बेस लाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग सुनने में शायद कुछ लोगों को लगे कि हाँ ठीक है बस एक स्क्रिप्ट ही तो लिखना है, फिर उस स्क्रिप्ट को एक ड्रामा ही तो बनाना है, ऑडियो में सिर्फ हमने बात ही तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत मेहनत चाहिए होती है। जैसे कि मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो है उन पे डबिंग की है। तो यू नो कि जो डबिंग का क्राइटेरिया होता है, जो हमारे बोलने का तरीका होता है, हमने कहाँ पॉज देना है, कहाँ पे हमने स्ट्रेस देना है, कहाँ पे हमने उस चीज को बहुत फॉर्मल अंदाज में बात करना है, तो ये पूरा एक बॉडी लैंग्वेज में जो है वो आ जाती है। ऑडियो ड्रामा की सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि देखें जितना हमारा स्क्रिप्ट स्ट्रांग होगा, जितना हम उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप ये सोचो कि हैंड्स फ्री लगा के कोई भी अपने फोन पे उसको सिर्फ सुन रहा है, तो कोई आपको क्यों सुने, कोई आपके स्क्रिप्ट को क्यों चूज करे, कोई आपको क्यों इनकरेज करे। जब ये क्यों आप अपने पास डिफाइन कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह यू कैन डू योर बेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे जो एक हमारे साथ आज दो और गेस्ट हैं। जरीना, मैं सिर्फ आपसे ये कंफर्मेशन लेना चाहूंगी कि क्या मिस्टर जाबिर हुसैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है अभी, या हम स्टिल वेट कर रहे हैं? इफ वी आर वेटिंग तो आई कैन स्टार्ट सम पॉइंट्स, अदरवाइज आई कैन इनवाइट हिम। फजल या जरीना, मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि मिस्टर जाबिर हुसैन, डॉक्टर जाबिर हुसैन ने क्या हमें ज्वाइन कर लिया है? आई थिंक उन्होंने नहीं जाबिर हुसैन उनका नाम है, तो उन्होंने आई थिंक सो नहीं किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि हमारे पास दो गेस्ट हैं, तो पहले हमारे पास जो गेस्ट थे डॉक्टर जाबिर हुसैन हैं, सेकंड हमारे पास मिस्टर शाहिद मैं हैं। उन्हें लेके आ रहा हूँ अभी। आप किसको पहले इनवाइट कर रहे हैं? ओके। ठीक है, जब आप ज्वाइन उनको करवा लें तो आप मुझे बता दीजिएगा। मीन वाइल मैं थोड़ी सी अपनी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि जो लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्रॉम माय साइड थोड़ा सा उनको इनपुट मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग की क्या है। ठीक है, की एलिमेंट्स जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग के हैं क्या। हम जब भी कुछ स्क्रिप्ट लिखने की बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, मतलब अगर मैं स्क्रिप्ट पे बात करूं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट या थीम क्लियर होना जरूरी है। लेट सपोज मैं बात करती हूँ कि आज मुझे बारिश पे कुछ लिखना है, तो सिर्फ बारिश का जानना मेरे लिए जरूरी नहीं होगा, उस पूरी फीलिंग को मैंने किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करना है एक डॉक्यूमेंट पे, फिर वो डॉक्यूमेंट किस तरह से जाएगा करेक्टर्स के साथ, और फिर वो करेक्टर्स आपकी उस लिखाई को कितना खूबसूरती के साथ बयान करेंगे, वो
पूरा एक फॉर्मूलाज के अंदर होता है। तो जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है वो एक वो डॉक्यूमेंट है, एक वो आउटलाइन ऑफ द स्टोरी है जिसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, डायलॉग्स आ जाते हैं और एक्शंस भी आ जाते हैं। इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारे पास स्टोरी, थीम और उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। आप में से जो भी पार्टिसिपेट करे वो इस चीज को मेक श्योर करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप किस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर ये होता है कि जब हम लोग अपना एक उसको इनिशियल स्टेप्स की अगर बात की जाए कि इनिशियल स्टेप्स फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है, तो सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है कि डेवलप योर आइडिया, स्टार्ट विद अ कॉन्सेप्ट, थीम और स्टोरी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने कोई ना कोई थीम तो सोची होगी ना, कुछ ना कुछ तो आइडिया आपके पास होगा कि आपने किस चीज पे लिखना है, उसकी आउटलाइन क्या होगी, क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा जाएगा। तो उसके आपने दोनों पहलू देखने हैं, उसका मुस्बत पहलू पहले देखिए, और मैं मनफी की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन वो चीजें कि जहाँ पे आपको पता है ना कि हर चीज के अंदर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा मौजूद होता है, और सबसे ज्यादा जितना अच्छा आप अपने काम को एनालाइज कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकता। तो आप उस चीज को भी माइंड में इस चीज को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसको आप लोग लिखना शुरू करेंगे या आप जो है वो कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे तो उस पर रिसर्च जरूर कीजिए, उस पर होमवर्क जरूर कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। नॉट नेसेसरी कि आप 10 पेजेस का एक जो है वो स्क्रिप्ट लिखें, आप 2 पेजेस का स्क्रिप्ट लिखें, लेकिन वो इतना जानदार और शानदार होना चाहिए कि लोग उसको सुने, मजा आ जाए उसको सुन के, ठीक है। और कोशिश करिए कि उसके अंदर जो अल्फाज का चुनाव है, क्योंकि जो अल्फाज होते हैं ना वो पावर होती है, वो मैजिक होते हैं। आपके अल्फाज किसी का दिन बना भी सकते हैं, किसी का दिन बिगाड़ भी सकते हैं। अच्छी चीज क्या होती है कि आप जब जो हमारे रोजमर्रा के मामलात होते हैं उनको बहुत करीब से एनालाइज करके और फिर जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो सुनने वाले को लगता है कि ओ, दैट इज माई स्टोरी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंदर से आप उस चीज को अफर्मेशन पे ला रहे होते हैं। कभी होता है ना कि हम किसी का कोई वाक्य सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, यस इट्स राइट। एक सेकंड नहीं लगता उसको हमें मतलब एक्नॉलेज करने में कि हाँ ऐसा होता है, फिर हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा होता है, इंटरेस्ट हमारे अंदर जो है वो डेवलप होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छा इंटरेस्टिंग सा कोई आप टॉपिक उठाएं। अच्छा, इसमें टॉपिक की कोई कैद नहीं है, मेरे ख्याल है कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखें अच्छा लिखें। और ये सोच के लिखें कि अगर कोई आपका स्क्रिप्ट चूज कर रहा है या आपके स्क्रिप्ट पे कोई डबिंग कर रहा है, कोई करेक्टर आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्यों करेगा, वाई योर स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो ये तो बहुत एक छोटी सी बातें थी जो मैंने मीन वाइल की, जब तक हम लोग टाइम को यूटिलाइज कर लें अच्छा सा, आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा जो है किसी का कोई भी अगर सवाल होगा स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से, तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो जरीना को या आप फजल को दे सकते हैं। अगर आज के वेबिनार में मुमकिन नहीं हुआ मेरी साइड से, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे दो जो होस्ट हैं उनको भी इसमें जो है वो पूरा अकोमोडेट करना है। आई वांट कि उनका भी जो एक्सपीरियंस है, जो निचोड़ है पूरा उनके एक्सपीरियंस का, वो आप तक आए और फिर उनकी पॉइंट्स पे आप लोग अपना स्क्रिप्ट लिखें, ठीक है। तो वो फिर आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि मैंने सिर्फ जो 2-3 लाइनें बताई हैं वो बहुत बेसिक सी हैं कि फर्स्ट यू हैव टू चूज योर कॉन्सेप्ट एंड थीम, किस थीम पे होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। क्रिएटिविटी तो देखें, एक पेपर और पेन अगर आपको दिया जाए ना, तो जो एक आर्टिस्ट होता है हर एक का जो क्रिएटिविटी का स्टाइल है वो अलग होता है। कोई पेंटिंग बनाता है, कोई लिखाई को किसी डिफरेंट तरीके से लिखना शुरू कर देता है, कोई इटैलिक में लिखता है, कोई बोल्ड में लिखता है। तो क्रिएटिविटी आपको कोई देगा नहीं, क्रिएटिविटी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम योर इनसाइड, ठीक है। अब वो कितना आप क्रिएटिव बना सकते हैं उसको वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब परफॉर्म भी उसको करना चाहेंगे, तो एक चीज का जो हम डिलीवरी पे, डायलॉग डिलीवरी पे अगर बात करें ना, तो उसमें हमने बड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लूं और उसको मैं डिफरेंट तरीके से बोलूं, तो देन एंड देयर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो टोनालिटी है वो अच्छी थी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे ड्रामा का कोई पार्ट है और उसमें एक लाइन है, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा था, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। अब ये किसी भी सीन के साथ जा रही है, इसकी जो दूसरी है, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर एक होता है ना कि ट्रॉमाटाइज मोड होता है, ट्रॉमाटाइज चल रहा है या कुछ सस्पेंस,
उसको मैंने अपनी आंखों से देखा था, यू नो। तो आप लोग जब स्क्रिप्ट राइटिंग करने बैठो तो वो डायलॉग खुद अकेले में बोल के सुनो भी, क्योंकि ये चीज बहुत काउंट करती है। अब मैंने लिखा तो बहुत खूबसूरती से, क्या बोलने वाले के लिए वो उतना खूबसूरत रहेगा? क्या वो आपकी उस सिचुएशन को जो है उसी तरह से पोर्ट्रे कर सकेगा? मतलब आपने एक चीज लिख के दे दी तो दूसरे लोग पपेट हैं जो उस पे आपके हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, आपके हिसाब से उसको डायलॉग डिलीवरी में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक का तो मेरा जो हाँ। ये 3-4 चीजें थी ये इंपॉर्टेंट थी। किसी का अगर कोई सवाल है, और जब तक अगर जाबिर साहब ने नहीं ज्वाइन किया है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो इट्स बीन नो क्वेश्चन, which is also very good thing, माशाल्लाह, मतलब हर चीज गोइंग गुड। फजल, मुझे थोड़ा सा स्टेटस अपडेट करेंगे आप हमारे गेस्ट के हवाले से? जी, उनको जो है वो लिंक चाहिए था मेल पर, तो हमने उनको जी सेंड कर अस्सलाम दिया है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। This is me, जी Tawseef Ahmed. I have a question. यस प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ जी, रही है। दिस इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा सलमान, हम अगर आपका सवाल पार्क कर लें थोड़ी देर के लिए, और हम अगर डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब को पहले इनवाइट कर लें तो इट्स ओके? जी मेरे ख्याल है Yeah, of क्वेश्चन आंसर हम course. बाद में रख लेते हैं, हाँ बिल्कुल पहले ठीक है। गेस्ट स्पीकर को स्टार्ट करते अच्छा, हैं। सर वेलकम करते हैं हमारे सर आपको। साथ, जी जी बिल्कुल, वेलकम डॉक्टर जाबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन जो है वो इनका देना चाहूंगी। ही इज PhD इन लिंग्विस्टिक्स, और जनाब वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रेटजीज में महारत रखते हैं, लैंग्वेज टीचिंग में महारत रखते हैं माशाल्लाह। लेक्चरार हैं यूनिवर्सिटी में, और ये जो है वो लैंग्वेज एजुकेशन सेंटर भी रन कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसपे फोकस किया जाता है लैंग्वेजेस पे। उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं ये माशाल्लाह से, रेडियो से इनका ताल्लुक रहा है। और इन्होंने कहा कि ये एक कॉन्शियस टीचर हैं, जो कि एक बहुत ही डीप और अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम टीचर हैं, लेकिन जब कॉन्शियस इसके अंदर आ जाता है ना, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। सो वेलकम मिस्टर जाबिर हुसैन, डॉक्टर जाबिर हुसैन हमारे साथ आज थैंक आप यू हैं। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, और मैं चाहूंगी कि अब आप इसको स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले तो माय अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस, बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। कोई कनेक्शन चैलेंजेस थे, वो आपकी तरफ से नहीं थे, वो मेरी तरफ से थे। हमारे यहाँ के कोई नेटवर्क का इशू था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, और इसके लिए आप मेरी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करें। आइंदा से जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं लेट नहीं होऊंगा जी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। द सेकंड थिंग इज कि मैं बड़ा हैरान हुआ कल जब मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान में विजुअली चैलेंज लोगों के हवाले से एक ऐसा प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें आपको ड्रामा लिखना, राइटर बनाना, क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, कि हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैं आई वॉज सरप्राइज। और सरप्राइज आप उस चीज़ पे होते हैं जो कम होता है, जो बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं, जो अचानक होता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। सरप्राइज की साइकोलॉजी कहती है कि आप उस पे हैरान होते हैं। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपके कोऑर्डिनेटर्स, जितने भी ऑनरेबल फेलोज हैं। कल से मेरा राबिता आ रहा है, बड़े अच्छे लोग, बड़ा कॉन्शियस, ताकि लोग कुछ सीख लें। इस हवाले से आप लोग डिजर्व करते हैं मुबारकबाद, आप लोग डिजर्व करते हैं राउंड ऑफ अप्लॉस। क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज जो मेरा टॉपिक है मैंने इसे थोड़ा ब्रेक डाउन किया है जी। और कल जो आपकी कोऑर्डिनेटर हैं मैडम नाइसोफर, कि मैंने उनसे कहा कि हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, दूसरे पॉइंट पे इंशाल्लाह फिर कभी हम बात कर लेंगे। आज सिर्फ एक पॉइंट है हमारे जहन में, और वो ये है कि इफ़ यू वांट टू राइट अ स्टोरी यू नीड आइडियाज,
नॉट ओनली आइडियाज, यू नीड न्यू आइडियाज। आपको नए आइडियाज चाहिए होते, नया ख्याल चाहिए होता है। इस हवाले से मैं 4 सोर्सेस शेयर करूंगा और एक शेर सुनाऊंगा आप लोगों को मीर तकी मीर का। ये हमारा काम है आज का। 4 से 5 मेरे पास पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर अब आपके जो क्वेश्चंस हुए और जो मेरी औकात में हुआ मैं उसका आंसर आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा जी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये ज़हन में रखिए कि एक राइटर में और एक आम आदमी में फर्क होता है। एक फ्रेज आपको दे रहा हूं, इस फ्रेज को याद रख लें और यहां से हम बात शुरू करते हैं, और बाकी जो 4 पॉइंट्स हैं वो सब में ये फ्रेज लाजमी ऐड होगी। ये इंग्लिश का फ्रेज है, और इंटरनेशनल कंपनीज जब किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं तो वो ये फ्रेज देती हैं अपनी एड में। वो कहती हैं वी रिक्वायर्ड अ डिटेल्ड पर्सन, हमें डिटेल्ड पर्सन चाहिए। डिटेल्ड पर्सन कौन सा होता है? जैसे आप नॉवल निगारी की जबान में जुजियात निगार कहते हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करता है। तो जो राइटर है उसे डिटेल्ड पर्सन होना बड़ा जरूरी है जी। अब हम शुरू करते हैं, वो कहाँ कहाँ डिटेल्ड पर्सन होगा। छोटी छोटी चीज को, जी मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है जी, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल ठीक है। चूंकि कनेक्शन चूंकि लाहौर में जो सूरत हाल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो याद रख लीजिए। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं और क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं और आइडियाज ला के स्टोरी लिखना चाहते हैं, मैं एक साथ एक एक्टिविटी भी आपको बताऊंगा। फिर जो पहला पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी मोडालिटीज हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है मुशाहिदा। मुशाहिदा, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। ठीक है जी, ये शेर याद रख लें जी, ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। सो ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना, ये बड़ा जरूरी है। व्हाट इज अराउंड यू। अब मुशाहिदे में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जब आप राइटर बनना चाहते हैं ना, तो आप किस मोडालिटी से ज्यादा काम लेंगे? और वो है सेंस ऑफ हियरिंग से, सेंस ऑफ फीलिंग से। मुशाहिदा किसका करना है, ये पॉइंट है। याद रख लीजिए, जिस राइटर की ऑब्जर्वेशन नहीं होती उसके पास आइडियाज भी नहीं होते। मुशाहिदा किसका करना है? मुशाहिदा लोगों का करना है, नंबर 1। मुशाहिदा उनकी लैंग्वेज का करना है, नंबर 2। मुशाहिदा उनके सर्कमस्टांसिस का करना है, नंबर 3। मुशाहिदा उनके कल्चर का करना है, जिसे हम सकाफत कहते हैं। जब आप एक राइटर, अगर आप देखें, जेम्स जॉइस ने कहा था, उसका एक बड़ा मशहूर नॉवल भी है पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, उसने कहा था कि दुनिया में जितने लोग हैं मेरे पास उतनी कहानियां हैं। द पॉइंट इज, हर इंसान आपको कोई ना कोई स्टोरी दे रहा होता है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। असल में हम इतने अलाइव नहीं होते उस लम्हे में, जिस वक्त लम्हे में वो इंसान हमारे पास होता। सो लोगों का मुशाहिदा करना सीखें। वो कैसे बोल रहा है, उनके हालात क्या हैं, वो क्या होगा क्या उससे। अब ये पॉइंट नोट कर ले, मुशाहिदा क्या क्या करता है। मुशाहिदा हमारे माइंड को ट्रिगर करता है, हमारे माइंड को प्रॉम्प्ट करता है। आइडियाज को प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए, माइंड पे दस्तक देनी आनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि हर इंसान, हर लम्हा, उसके हालात आपके जहन पे दस्तक दे रहे हैं। सो जब भी मुशाहिदा करें, एक एंगल से करें। अब ये साथ ही एक्टिविटी चलती जाएगी जी। मेरे 4 पॉइंट्स हैं और 4 के साथ ही एक एक्टिविटी चलती जाएगी। साथ ही एक्टिविटी, चूंकि वक्त थोड़ा है, मैं चारों चीजों को कंसोलिडेट करके करूं।
अदरवाइज हम किसी और सेशन में कुछ एक्टिविटीज भी रख सकते हैं। अच्छा, जो भी मुशाहिदा करें उसे स्टोरी फॉर्म में करें, नरेशन में करें उसको, ठीक है जी। मसलन कल मुझे याद है अच्छी तरह से कि कल 14 अगस्त से पहले का दिन था, 12 अगस्त। एक फातिमा नाम की बच्ची, छोटी 10-11 साल की, और वो छोटी छोटी चीजें बेच रही थी और पाकिस्तान के झंडे बेच रही थी। तो आपको पता है, हमारे एक दोस्त राइटर है, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, कहते यार देख लो, जिस पाकिस्तान के तराने हम गा रहे हैं या गाएंगे या 14 अगस्त को हम फंक्शंस करेंगे, उसी पाकिस्तान की एक बच्ची चाइल्ड लेबर कर रही है और उसी पाकिस्तान के झंडे बेच रही है जिसके निज़ाम ने उसे सिर्फ भूख दी है। कहते कि यार ये है कहानी। मैंने कहा ये कैसे कहानी बनी? उन्होंने कहा कि देखें, ये वन लाइनर ये है कि जिस पाकिस्तान के वो बच्चे झंडे और बैजेस बेच रही है, उस पाकिस्तान के निज़ाम ने उसे सड़कों पे धकेल दिया है। उसकी माँ बाहर बैठी है, देख रही है उसे, और वो स्टिकर्स और झंडे बेच रही है। कहते ये वन लाइनर है, अब मैं इसका प्लॉट तैयार कर। हैव यू नोटिस्ड हाउ डू आइडियाज कम टू माइंड? थ्रू ऑब्जर्वेशन। अगर उन्होंने उस बच्ची को, फातिमा को ऑब्जर्व ना किया होता और अपने मोबाइल में या अपनी सोचों में या इंट्रोवर्ट हो के रहते और गुम रहते अपनी सोचों में, तो शायद वो इस कहानी का वन लाइनर ना बना सकते। ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके आपके जो जिसे आप यूं कह लें कि आपके लोगों की क्या होता है, कौन से हालात हैं जो आपको चुभते हैं जिंदगी में, आपके कौन से हालात हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम करते हैं। सो मुशाहिदा होना बड़ा जरूरी है। जितनी बड़ी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, आपने मंटो को पढ़ा होगा, या आजकल आप कोई ड्रामा देख रहे होंगे, कोई भी ड्रामा देख रहे होंगे, हम टीवी या जितने भी जो भी ड्रामा चल रहे हैं, जैसे पिछले दिनों एक प्ले चला था, शायद आप लोगों ने देखा हो, जीवन नगर। अगर आप लोगों को किसी को याद है तो शायद वो आपके ज़हन में आ जाए। या स्टैंड अप गर्ल एक प्ले चला था पिछले दिनों, आप में से देखा है जी? किसी ने सुना है वो ड्रामा? मेरा सवाल। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। नो का जवाब आ गया कि नहीं? अब वो ड्रामा एक लड़की के बारे में था जो बड़ी स्पॉन्टेनियस है और वो कॉमेडियन बनना चाहती है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं देखा, चले। अब राइटर ने वो मौजू कहाँ से लिया होगा? आपको पता है कि कॉमेडियंस हमारी सोसाइटी का एक तबका है, और उस तबके को वो राइटर ने ऑब्जर्व किया होगा। कहानियां इंसानों को पढ़ के मिलती हैं जी। कहानियां इंसानों के साथ पेश आने वाली हकीकतों में झांक के मिलती हैं। व्हेन यू पीप इनटू रियलिटीज, व्हेन यू हैव अ लुक इनटू रियलिटीज, जब आप हकीकतों को सुनने लग जाते हैं। ये वर्ब मैं यूज कर रहा हूँ हकीकत के साथ जानबूझ के। हकीकत सुनी भी जाती है, बाज़ औक़ात इतनी लाउड नहीं होती, उसको फील करना, उसको सुना भी जाता है जी। तो ये है पहला पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दें। अशफाक अहमद ने कहा था, जब उनसे पूछा कि आपने एक मोहब्बत 100 अफसाने कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी लम्हे को ज़ाया नहीं करता, मैं उस लम्हे से कुछ ना कुछ स्क्वीज करने की कोशिश करता हूँ। कोई लोग, कोई बंदा, तो उनसे पूछा था कि एक आम राइटर में और एक आम इंसान में और राइटर में क्या फ़र्क होता है? वो कहते हैं कि आम आदमी उन हम लम्हों में सोया रहता है, यानी सोए से मुराद यहाँ पे है कि वो बिल्कुल जाबिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? आजकल सफोकेशन है, हब्स का मौसम है। इस मौसम में मुख्तलिफ तबकात, जितने भी सोसाइटी के क्वार्टर्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जी?
दो क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। वाई सिर साहब आपको आवाज आ रही है? अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। हमारी बात सुन पा रहे हैं आप? जाबिर साहब की आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। वी कांट हियर, मे बी वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है। जी आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल इनकी। उनको मेरे ख्याल है कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, उनका जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, वो लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा चलिए, वो फिर रीजॉइन कर लेंगे। आई थिंक वी शुड वेट। यहाँ तक अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली वो डिस्कस कर सकते हैं जब तक। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि वो लिख भी रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो इन राइटिंग भी जो है वो कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। छोड़ दें उसको, हम लोग बाद में उसको पूछ लेंगे या फिर आपको इसके जवाबात पहुंचा देंगे। अच्छा, आई थिंक सो सर आ गए हैं। ओके। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जाबिर साहब, अब अगर मेरी आप आवाज क्लियर है जी? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने मुकम्मल कर लिया और दूसरा पॉइंट है रीडिंग। अब रीडिंग में दो क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। टू बिकम अ गुड राइटर और प्रोलिफिक राइटर, क्वेश्चन ये है कि व्हाई रीडिंग एंड व्हाट रीडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाई रीडिंग एंड व्हाट रीडिंग, राइट। अब इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, रीडिंग करने से आपको दो चीजें मिलती हैं, आइडिया मिलता है और ईडियम मिलता है। रीडिंग करने से क्या मिलता है? जब आप बड़े राइटर्स को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने एक पॉइंट पे कैसा एंगल लिया, आइडिया मिलता है, आइडिया से मुराद है ख्याल, और ईडियम मिलता है, ईडियम से मुराद है जबान, स्ट्रक्चर, साख्त, जिसमें आपने ख्याल को रखना है। बड़े राइटर्स को आप इसलिए पढ़ें कि आपको आइडिया मिलेगा और आपको ईडियम मिलेगा जी, ठीक है। और वो जो आइडिया होगा उसे आप फिर अपने किसी एंगल से अपनी राइटिंग में लेके आ सकेंगे, उस पर आप भी कोई स्टोरी या कोई ड्रामा डेवलप कर सकेंगे। बाज़ औक़ात होता यह है कि जो आइडिया होता है, जो आपका किसी भी ड्रामा को पढ़ के या देख के अगर कोई आपको आइडिया मिलता है तो उसके जरूरी नहीं कि आप वही आइडिया वहां पे कॉपी करें, ठीक है जी। आप किसी आइडिया को सुन के कोई जवाबी आइडिया जहन में आता है, ठीक है जी। किसी आइडिया को सुन के कोई जवाबी आइडिया फिर आप जहन में आता है कि अच्छा मैं होता तो मैं यूं कर। रीडिंग से आपको ये मिलता है। पहला पॉइंट, रीडिंग से क्या मिलता है? आइडिया यानी ख्याल। और उस ख्याल को जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको कोई शेर सुन के दिमाग में शेर आता है ना, जवाबी शेर, और आप लोग अगर पंजाब से हैं, कुछ लोग मुझे साथ सुन रहे हैं, सिंध से बड़े ऑनरेबल हमारे लोग सुन रहे हैं, और पंजाब से भी अगर हमारे लोग हमारे साथ हैं, तो जैसे कोई टप्पा को लड़कियां गाती हैं तो उसके जवाब में जहन में भी टप्पा कोई माहिया आता है। इसी तरह से आइडिया को पढ़ के, मसलन अगर एक ड्रामा आप पढ़ते हैं, मन चले का सौदा, या कोई और ड्रामा आप पढ़ते हैं, जैसे बड़े आजकल ड्रामास चल रहे हैं। सर ये एक अलग मौजू है कि आजकल के ड्रामास में क्या है जो नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। तो आपके जहन में भी जवाबी आइडिया आएगा। ये कब होगा? जब आप रीडिंग करेंगे, ड्रामास रीड करें। जैसे अमजद इस्लाम अमजद की ड्रामों की एक किताब है, उन्होंने कुछ ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया है और वो किताब आपको पढ़नी चाहिए, अमजद इस्लाम अमजद की किताब। छोटे छोटे ड्रामास हैं, उनकी ट्रांसलेशन उन्होंने की है। जब आप वो ड्रामा पढ़ेंगे ना, तो आपके जहन में भी कोई आइडिया आएगा कि अच्छा मैं अगर लिखूं तो ये लिखूं, मेरा किरदार यूं करेगा। गॉट द पॉइंट? ये बड़ा जरूरी है। मैं साथ साथ आपको ये भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया कि अमजद इस्लाम अमजद की एक किताब है, नाम मैं भेज दूंगा बाद में मेरा, उसमें तर्जुमा है, वो आप जरूर पढ़ें। और उसका एक जुमला मुझे बड़ा याद आता है उस ड्रामे का, वो जो उन्होंने लिखा था। वो लिखते हैं, असल में एक फैमिली दिखाई है जो बहुत गरीब है, और जब उनके वालिद की डेथ हो जाती है तो लोग रोटी और मुख्तलिफ चीजें दे के जाते हैं जो उन्हें पहली दफा देखी होती है। तो छोटी बेटी माँ से पूछती है, माँ भाई कब मरेगा। अब देखा कितना खूबसूरत जुमला है, यानी पावर्टी को किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो वो ड्रामे आप अमजद इस्लाम अहमद के जरूर पढ़ें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सारे बड़े मेहनती लोग हैं, कि वो उनको रिकॉर्डिंग भी जरूर की जाए, उन ड्रामा की रिकॉर्डिंग करके लोगों को दिया जाए कि वो जरूर सुने। दूसरी चीज है जी रीडिंग में ईडियम। पहला मैंने रीडिंग में क्या बताया, रीडिंग क्यों करें आइडिया के लिए, और दूसरा पॉइंट है रीडिंग क्यों करें ईडियम के लिए। लैंग्वेज होना बड़ा जरूरी है, लैंग्वेज होना बड़ा जरूरी है, वोकैबुलरी, लफ्ज। मिसाल के तौर पर जो राइटर होता है ना, उसके उसके पास छोटी छोटी डिटेल्स की वोकैबुलरी होती है। क्योंकि ये मेरा असल मौजू है, मेरा ताल्लुक चूंकि लैंग्वेज से है, ये कभी हम बात करेंगे इस मौजू पर कि वोकैबुलरी किस तरह की होनी चाहिए और कैसे जुमला बनाना चाहिए, और ये क्या, खैर ये तो। लेकिन जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके पास लैंग्वेज भी आती है, ईडियम आता है। ये दो चीजें साथ साथ मिला के याद रख लीजिए। एक राइटर के पास आइडिया होना चाहिए, और उसे कहने के लिए एक राइटर के पास ईडियम होना चाहिए जी। मसलन मिसाल के तौर पर, जब आपके पास आइडिया आ गया, आपके 4 कैरेक्टर से, अब जो आपका जो एक नौकर है, फर्ज करें एक सर्वेंट है उस घर में, उसकी लैंग्वेज और होगी, और एक जो मालिक है उसका स्टाइल और होगा। अब ये सारी चीजें आपके ज़हन में कहाँ से आएंगी? ये सारी चीजें आपके ज़हन में आएंगी जब आप कोई चीज पढ़ेंगे। रीडिंग इसलिए बहुत जरूरी है। अगली चीज, बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है जी, ये 2 चीजें हो गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट पॉइंट इज आपका है कि तजुर्बा। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका तजुर्बा है, उसमें से बहुत सारी कहानियां निकलती हैं। आप कितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं? मेरा जॉज अभी देर पहले बता रहा था कि 35 लोग हैं, शायद ज्यादा हो गए। जिंदगी में जितनी मुश्किलात देखी होंगी आपने, जितने एक्सपीरियंसेस, हर तजर्बा, हर एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस गिव्स राइज टू अ न्यू स्टोरी। हर एक्सपीरियंस एक स्टोरी है जी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया, ईडियम का मतलब बच्चे यहाँ पे वो नहीं है बेड ऑफ रोजेस। ईडियम का मतलब एक्सप्रेशन है किसी भी बात को करने के लिए। अभी इसमें आया है, ईडियम से मुराद ये है स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, उसे हम ईडियम कहेंगे। आप वो ईडियम के साथ कंफ्यूज ना करें या बेड ऑफ रोजेस और जैसे हम ईडियम्स याद करते नहीं। स्ट्रक्चर, फॉर्म, ख्याल को एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, एक लैंग्वेज चाहिए होती है, तो वो स्ट्रक्चर हमें बड़ा जरूरी, हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया। तो एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस को अलाइव करेंगे, आप बहुत सीखेंगे। मसलन मैं अभी सोचूं ना, तो मेरे चाइल्डहुड में, मसलन मुझे याद है कि एक दफा मैं सड़क क्रॉस करना चाहता था, और मेरे पास, आई हैड नो हेल्पर टू पुट मी एट ईज। ठीक है जी, मेरे पास कोई ऐसा हेल्पर नहीं था जो मेरे लिए आसानी करे। 2 लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका वेट कर रहे थे, आपको सड़क क्रॉस करनी है। मैंने कहा जी। अब देखिए, ये एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे। इस पे मैं अगर स्टोरी डेवलप करना चाहूँ, वन लाइनर किसी तरह से, तो मैं, मेरा ख्याल है एक स्टोरी डेवलप कर सकता हूँ। आपकी जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें संभाल के रखा करें, उन्हें आप जाया ना किया करें। बात चीजों को हम आम समझते हैं, चीजें बड़ी खास होती हैं। राइटर का यही तो काम होता है, वो एक आम लम्हे को खास बना सकता है। मिसाल के तौर पर, आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का इशू है। अब इस इशू से कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
ये मुशाहिदा है। और अगर आप भी कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं तो ये आपका तजर्बा हो जाएगा, और इस एक्सपीरियंस पे आप कोई स्टोरी बिल्ड करते हैं तो वो आपकी एक डिफरेंट आपकी स्टोरी होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा लव इन कॉल हाँ, लव इन द डेज ऑफ कॉलरा। कोरोना के दिनों में एक नॉवल बड़ा मशहूर हुआ था, पुराने राइटर का लिखा हुआ था। उसने देखिए उस बीमारी के दिनों को का मुशाहिदा किया, एक्सपीरियंस किया और स्टोरी डेवलप की थी। इसीलिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। असल में हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिसाइकल पिन में डाल देते हैं। ये मैं टेक्निकल लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जरा चीजें आसान हो, चूंकि हम सारे लोग कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को आप ब्लाइंडली रिसाइकल पिन में ना डाला करें। उसमें से बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, जस्ट ब्रूड ओवर दैट, उसको ब्रूडिंग करें, उस पे सोचें, आपको कोई ना कोई कहानी उसमें से जरूर मिल जाएगी। और अगला पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स बता के फिर मैं आखिर पे एक एक्टिविटी शेयर करूंगा आप लोगों से, और वो है प्रैक्टिस। एक जुमला याद कर लीजिए। जुमला ये है, लिखना लिखने से आता है, सोच मेरे ख्याल है दोबारा आवाज गई है इनकी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। आप- मेरे ख्याल है फायजा आप लिख के उनको सेंड कर दें, और अगर फजल आप कॉल कर लें। जो है ना, वो मीटिंग लेफ्ट हो गई है। वो उनके पास कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो फिर ज्वाइन करेंगे ओके, तो वो फिर ज्वाइन कर लेंगे। सही है, सही है, सही है। सलमान खालिद के नाम से उनकी आईडी है। अच्छा सर फजल, मैंने जी आपको जी, आ गए वो। शाहिद निजामी साहब का नंबर भी भेजा था, तो आप उनसे भी कांटेक्ट में रहिएगा कि जिस क्योंकि तरह उनका ही टाइम हमारा हो ये गया सेशन है। एंड होता है तो फिर चलिए सर, आ गए ओके, मेरे ख्याल है। जी सर आ गए। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है या आप हमारे साथ हैं? फजल, क्या आप चेक कर सकते हैं कि वो सलमान के नाम से जो आईडी थी वो हमारे साथ है ऑनलाइन? सलमान खालिद साहब, आई थिंक। नहीं फायजा, उनका फिर से लीव हुआ है आईडी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन हाँ, किया था बट अगेन वो लीव हो गए थे, उनको कनेक्टिविटी ओके, इशू है। थैंक यू यास्मीन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारे जो दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं उनका हमने 45 टाइम रखा था, अब नाउ इट्स 51, तो ऑफ कोर्स हमारी कमिटमेंट उनके साथ की भी है। तो फजल, आप जरा उनसे इन टच हो जाएं कि वो अगर रेडी हैं तो हम इसको फौरन रैप अप करके फिर उनकी तरफ भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बाकी जो मैंने अभी फिलहाल जो सारे पॉइंट्स सुने हैं वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स है, और मैं समझता हूँ कि एक स्टोरी लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स सामने आए हैं। जब आप मुशाहिदा करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, फिर एक्सपीरियंसेस को जमा करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा आप लोगों को। जी, मेरा ख्याल है जी अब सर। मेरी आवाज आ गई है। और मेरा जी, आप ख्याल है आ जी गई। कि मैं अब यहाँ इसको खत्म करता हूँ। बड़ी माजरत, ये इनकन्वीनियंस है, लेकिन इसमें मेरा कसूर बहुत थोड़ा है। ये कोई लाहौर में या हर जगह शायद इशू चल रहा है। बड़ी माजरत। मैं यहाँ जी पे जी, अब बिल्कुल पॉइंट सर। खत्म करूंगा जी, और मैं एक्टिवली बताना चाहता हूँ जी। आप उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मैंने 4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। मैंने कहा कि आइडिया का सोर्स क्या क्या हो सकता है। मैंने आपसे कहा ऑब्जर्वेशन हो सकती है, नंबर 1।
मैंने आपसे कहा नंबर 2 क्या हो सकता है, रीडिंग, और जिसमें आइडिया और ईडियम हमारे पास होना चाहिए, और ईडियम इज मीन स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने कहा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और द फोर्थ थिंग इज प्रैक्टिस। याद रख लें, परफेक्शन के पीछे ना पड़े, लिखना लिखने से आता है। इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, कीप राइटिंग, आपको लिखना आ जाएगा। इसको मैं वजाहत करना चाहता था, इस काफी चीजें थी, लेकिन अब मैं आखिर पे आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। अगर आप वुड बी राइटर्स हैं तो आपके लिए जो एक्टिविटी है वो ये है कि कुछ भी, कोई भी मुशाहिदा हो, कुछ भी हो, उसे स्टोरी फॉर्म में सोचा करें। स्टोरी फॉर्म क्या होती है? नरेशन फॉर्म। वंस मसलन जो जहन है ना, वो कब स्टोरी बनाएगा? जब आप उसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे, जब आप उसको कोई ट्रिगर देंगे। मसलन मैं अगर बात यूं शुरू करूं, मैं कहूं कि असगर अच्छी खासी गुजर रही थी, अब आपका माइंड इसी स्ट्रक्चर में सोचना शुरू करना। व्हाट हैपेंड देन विद असगर? कोशिश करें स्टोरी स्ट्रक्चर में सोचा करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। माइंड को ट्रिगर देंगे तो कहानी आपके जहन से निकलेगी। और आखिर पे मैं मीर तकी मीर का आपको एक शेर सुनाता हूँ। ये एक्टिविटी इस वक्त मैं करवा नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है। मैंने पहले भी काफी टाइम ले लिया और इंटरनेट डिस्ट्रक्शन है। मीर तकी मीर का एक शेर है कि वो शेर है कि सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जहाने दीगर है। यानी हम ना बहुत सारी चीजों से ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसमें एक नया जहान होता है। किसी इंसान के पास से हम ऐसे गुजर जाते हैं, हम अपने मोबाइल में गुम होते हैं, हालांकि वो इंसान एक और कायनात होती है आपके पास। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, एंड इफ यू हैव क्वेश्चन यू मे आस्क। मेरी औकात जितनी भी है मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सर डॉक्टर थैंक यू साहब। वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा नाम सलमान है, CEO बिना एजुकेशन फाउंडेशन, एंड फाउंडर हूँ इस वक्त, चार्टर्ड प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब ऑफ कराची विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स का। माशाल्लाह। आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट। और मुझे खुशी है कि आज सबसे पहली बात कि आप आए, और जिस तरह आपने आज तमाम चीजें डिस्कस भी की स्टार्टिंग में कि यू वर सरप्राइज्ड कि आप ने फर्स्ट टाइम ये चीजें देखी। यस, हमारी सर एक ये छोटी सी कोशिश है कि हम इस कम्युनिटी को आगे लेके आ सके, और जो जो पॉसिबल वेज हैं फॉर द ब्लाइंड पर्सन, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी, हम उनको स्किल करें, ग्रूम करें और आगे आएं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी यकीनन एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी को नहीं पता कि व्हाट ब्लाइंड पर्सन कैन डू इट, और स्पेशली बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी खुद की अपनी कम्युनिटी को भी नहीं पता कि वो अपनी सलाहियतों को कैसे बरोए कार ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज का मकसद ही यही है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का मकसद ही यही है। इस तरह दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी खुद कम्युनिटी ये जान सके कि व्हाट दे कैन डू, और सबसे बड़ी बात जो एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है उनको भी एक अवेयरनेस मिले कि यस ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है, सोसाइटी का हिस्सा है, और हम सब लोग मिलकर चल सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे एक टेलीविजन का और जिस तरह एक TV चैनल्स का एक यकीनन जाल है, एग्जैक्टली इसी तरीके से FM रेडियोज और रेडियो चैनल्स और अब YouTube चैनल्स का भी एक यकीनन जाल है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये कम्युनिटी आगे आ सकती है और हम सब लोग मिलकर शाना बशाना आगे चल सकते हैं सर। मैं थैंक्स करूंगा आपको अगेन सर, और जो आज आपने पॉइंट्स दिए, यकीन कीजिएगा कि मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि जितने जबरदस्त आपने पॉइंट्स दिए, मैं समझता हूँ कि तमाम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू वेरी मच सर अगेन। थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लिख के भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम हम जरा क्यूए की तरफ ले जाते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। आई थिंक सब Yeah, कुछ I have क्लियर a है। question. ओके गुड गुड जिबली। प्लीज। This is me, Tausif Ahmed. I have experience of writing from 3 years. I'm writing. मेरा क्वेश्चन ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सी स्टोरीज जो है वो बना लेते हैं,
उन पे काम शुरू कर भी देते हैं, लेकिन उन पर एक वक्त आता है जब हम अपने प्लॉट से हट जाते हैं, या अगर ना भी हटें तो एक होता है तजुर्बा, फिर होता है वक्त का इस्तेमाल, फिर होता है हमारे पास स्टोरी के दरमियान ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं उस स्टोरी में, अगर हम वो कंप्लीट भी कर दें तो हम अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसकी चंद आप वजूहात बताएंगे और इससे बचने का सॉल्यूशन। बहुत शुक्रिया तौसीफ, थैंक यू वेरी मच। बड़ा डिसेंटली और बड़ा अच्छा आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, और मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज टू ऑल द कोऑर्डिनेटर्स कि उन्होंने इतनी अच्छी एक कम्युनिटी बिल्डअप की है जी। मैं अब आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ जी। पहला पॉइंट याद रख लीजिए, पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम प्लॉट किसे कहते हैं। इन अ स्ट्रिक्ट सेंस जो लिटरेचर की डेफिनेशन है प्लॉट की, जो डिक्शनरी बताती है, वो ये होती है कि अ स्टोरी मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, दिस इज द प्लॉट। अच्छा, अगर हम इसे प्लॉट कहते हैं तो सिर्फ, तो आप ये ज़हन में रखिए कि एक यानी बाज़ औक़ात प्लॉट से बिल्कुल हट जाने को डाइग्रेशन कहा जाता है। अच्छा, बाज़ देखिए, अगर आप शेक्सपियर के ड्रामों में देखें तो वो बाज़ औक़ात प्लॉट से हटता है फिर वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप इसे प्लॉट कह रहे हैं कि जो व्यू पॉइंट है, एक तो प्लॉट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसे हम प्लॉट कहते हैं इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। अच्छा, आपका जो सवाल मैं समझा हूं, और अगर मैं ठीक समझा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल कर लेते हैं, एवरीथिंग इज डन विद इट, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। देखिए, इसकी दो वजूहात होती हैं तौसीफ, और ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। नंबर वन, क्या आप जो कहना पा रहे हैं वो लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए उसको, या प्लॉट में उसको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं कर पाए, राइट? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको एक बड़े राइटर की बात सुनाता हूँ। अमजद से एक दफा पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने पहले जब फिशार ड्रामा लिखा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये उसका एंड नहीं होना चाहिए, उसमें समीना पीरजादा थी और मुख्तलिफ लोग थे और बड़ा अच्छा प्ले था, बहुत बड़ी कास्ट थी उस ड्रामे की। उन्होंने कहा कि बाद में मैंने उसे चेंज किया, मैंने उसे ये जो मैंने आखिरी चीज आपको बताई ना, रियाजत, प्रैक्टिस, उसमें ये भी है कि अगर वो आपका एंगल, जिस एंगल से आप बात नहीं कर पा रहे, आप पहले खुद देखें कि वो क्या लैंग्वेज आड़े आ रही है, और अगर लैंग्वेज आड़े आ रही है तो इसका एक ही हल है, वो मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया, वो है रीडिंग। हर तरह के लोगों में बैठने से आपकी लैंग्वेज में वैरायटी आती है। आप देखिए, कराची से जितने भी प्लेस चले, अगर आपको याद होगा कुछ पुराने मेरे जमाने के लोग वहां बैठे हों, यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत पुराना हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने वो देखी हुई है। एक प्ले चला था धूप किनारे, राहत कासमी थे उसमें, मरीना खान थी उसमें, बदर खलील थी उसमें। ये बड़ी पुरानी बात है, ठीक है जी, कराची से वो प्ले चला था। तो उसमें मुख्तलिफ जो लोग आते हैं उनकी मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है, तो अगर आप लैंग्वेज की वजह से नहीं कह पा रहे तो अपनी रीडिंग और ज्यादा करें, आप कह पाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ पॉइंट्स के बारे में हम खुद क्लियर नहीं होते। जैसे मेरे पास तुम हो जब चला, तो खलील रहमान कमर से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप औरत की जो कुछ ट्रेट्स हैं उनके बारे में क्लियर नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, ये मेरी इनक्लैरिटी होगी। जरूरी नहीं होता राइटर हर एंगल को क्लियर करे, ये बात ज़हन में रख लें। राइटर का ये जो काम नहीं है कि वो हर एंगल को क्लैरिटी से बयान करे। देखिए, ड्रामे में और साइंटिफिक आर्टिकल में फर्क ये होता है, ड्रामे में कुछ चीजें एम्बिगुअस रह जाती हैं और रहनी भी चाहिए, और साइंटिफिक जो आर्टिकल होता है, कोई भी आप मजमून पढ़ते हैं, उसमें चीजें क्लियर होती हैं। पोइट्री हो, ड्रामा हो, सारे सवालों के जवाब राइटर के देना वो जिम्मे नहीं होता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो ये है आपके सवाल का जवाब। थैंक चलें, यू ठीक सो है। मच सर। सर, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, जी प्लीज प्लीज वो पूछिए। ये कि देखें सर, आपने मंटो की बात की, जी आपने मुशाहिदे की बात की, जी जी आपने कहा कि राइटर हमेशा वो तखय्युल लाता है या वो स्टोरी लिखता है जो मुनफरिद हो, जी उसके अपने एक्सपीरियंसेस पर मबनी। जी जी सर, मंटो ने जिस तरीके का अदब तहरीर किया, जी जी वो उसका अपना तखय्युल था, ठीक है,
उसने सोसाइटी से वो चीज एक्सपीरियंस की, उसने देखा कि हाँ भाई ये चीजें हो रही हैं, और जी ऑब्वियस जी राइटर वही लिखता है जो उसके अतराफ में हो रहा होता है। जी 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 तो जी जी फिर लोगों ने उसको क्यों इतना जो है ना डिस्करेज किया, लोग आज तक उसके पीछे इतनी तनकीदें करते हैं, जी उसके जी अदब पर आज तक इतनी तनकीद हो रही है, शायद हमारे आज गेस्ट तक आ चुके डिबेट हैं। कंडक्ट की जाती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। ये है मैं कि जी 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 तो प्लीज ये प्लीज आप है कि पूछिए। राइटर जब लिखता है तो वो वही लिखता है ना, तो फिर सोसाइटी उसको क्यों इतना डिस्करेज करती है? जो इदारे होते हैं ड्रामा बनाने वाले, या कोई भी जैसे नॉवेल है या कोई पब्लिश करने वाले, तो वो फिर ऐसे अदब को लेने से इनकार क्यों कर देते कि हम नहीं कर सकते? देखिए, मैं ब्रीफली इसका आंसर करूंगा। पहला जो पॉइंट है, राइटर सिर्फ इस मेरा मतलब ये था, पहला ये बात, राइटर सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता जी ये हो रहा है। वो तो राइटर में और जर्नलिस्ट में फर्क होता है। राइटर में, जुमला रिपीट करता हूँ जी, राइटर में और जर्नलिस्ट में फर्क होता है। जर्नलिस्ट रिपोर्ट बनाता है ये हो रहा है, आज इतवार बाजार में इतने लोग आए, ये हुआ, नहीं। राइटर एक कदम आगे बढ़ता है, जो सोसाइटी में होता है उससे अपना तजुर्बा बना के उसमें से एक नया मीनिंग कशीद करके उसे स्ट्रक्चर देता है, उस तजुर्बे पे अपना एक एंगल लेता है। ये याद रख लें। बाज औकात अगर वही चीजें सोसाइटी में हो और वही हो तो फिर तो वो बाज अजीब लगेगा। हाँ, राइटर सोसाइटी से चीजें लेता है लेकिन फिर एक कदम आगे भी बढ़ता है। अब मंटो की बात अगर आप करते हैं, बिल्कुल आपने मंटो को पढ़ा होगा, एज यू नो। मंटो का जो लिटरेचर है, जो लोग उसके खिलाफ हैं, देखिए हम इस पर बहस नहीं कर रहे कि मंटो कैसा राइटर था। मंटो की बहुत बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, जैसे नया कानून। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और आजकल के दौर में उनकी जो स्टोरी है नया कानून, वो बड़ी रेलेवेंट है। क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं उस्ताद मंगू हैं, जिन्हें कुछ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। वो स्टोरी आप लोग जरूर पढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट पे वो स्टोरी जरूर पढ़ें। लोगों को इख्तलाफ था और बानो कुत्सिया भी उसमें शामिल हैं, और वो कहती थी कि मंटो ने जो फिर लिटरेचर लिखा जो सोसाइटी में जरूर, वो कहते हैं, उनका आर्गुमेंट उन राइटर्स का ये है कि सोसाइटी में बहुत कुछ होता है, राइटर पिक करता है, राइटर पिक करता है, ठीक है जी। राइटर मियर रिकॉर्डर नहीं होता कि जो कुछ भी हो रहा है रिकॉर्ड करे, ये बानो कुत्सिया का कहना है। और उनको जो वो उनकी एग्जैजरेशन थी मंटो की, उस पर थोड़ा एतराज था। जो लिटरेचर जिस जगह का उन्होंने लिखा, हमारा माशरा कुछ बातों को उस तरह से साफ कहने की इजाजत नहीं देता। तो सिर्फ साहब ये बात भी याद रख लीजिएगा, हम बहरहाल जिस सोसाइटी में रहते हैं, कुछ पाबंदियां, या उन्हें आप हो सकता है पाबंदियां कहें, हो सकता है मैं जिम्मेदारियां कहूंगा, उस सोसाइटी की कुछ पैराडाइम्स होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होती हैं, उनमें रह के फिर हम जो भी लिखते हैं। मैं आपको एक ड्रामा चला था, इनकार, अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा था। अच्छा, अब जब अमजद साहब ने उस जी अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा था इनकार, और मेरा ख्याल है उसमें सवेरा नदीम थी, अगर मैं गलत नहीं होते। ठीक है जी। तो सीफ साहब उस ड्रामे में उन्होंने कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जो लोगों ने एतराज किया कि नहीं ये होता तो है लेकिन ये दिखाना नहीं चाहिए था। अब ये एक और बहस शुरू हो जाती। फिर इस तरह से फिर ये होता है कि राइटर दिखा देता है, कुछ राइटर जरा अपने आप पे पाबंदी लगा देते हैं अपने माशरे की वजह से। तो मंटो पे जो इतराज था वो ये था कि सारा कुछ कहने वाला नहीं था जो उसने कह दिया, अलबत्ता उसने मुशाहिदा सारी चीजों का किया था, उसने बहुत और तरफ ले गया, और वो उसका जो लिटरेचर है वो जरा हर बंदा उसको नहीं पढ़ अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं है। अभी ये कोर्ट साहब, अगर हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो सो मच आपने इतना जी ब्रीफ जी जो है वो आंसर किया तो आसिफ साहब के जवाब का। और यहाँ मैं थोड़ी सी जी चीज एक्सप्लेन ये कर दूं कि जो बहुत इनका शुक्रिया। सवाल इन्होंने बात करी वो मतलब क्रिटिसाइज क्यों था उन पे, हमारे वेबिनार का टॉपिक उसके साथ आज नहीं मैच करता। यकीनन ये तो शुरुआत है, हम हर टॉपिक को एंटरटेन करेंगे, हर टॉपिक को लेके चलेंगे। एक दिन हम एक वेबिनार उस पर भी रखेंगे कि लिखी हुई किसी भी चीज को तनकीद का निशाना अगर बनाया जाता है तो उसके पॉजिटिव या उसके वो वाले पॉइंट्स जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है वो क्या
है, तो दिस इज आर टोटली डिफरेंट टॉपिक। इंशाल्लाह हम इसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको फिर जहमत देंगे कि आप हमें ज्वाइन करें और इसको लेके चलें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस टुडे, योर प्रीशियस आइडियाज एंड थिंग्स जो आपने थैंक यू वेरी शेयर मच। हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, तो हम आपको थैंक यू वेरी मच सर, मेरी तरफ से भी बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया सर, सर, और हमारी बिनाई की तरफ से भी, आसिक के वीआईपी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं मिस्टर शाहिद निज़ामी साहब, तो फजल मुझे एक दफ़ा आप रिकन्फर्म करें वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आपको मेरी अस्सलाम आवाज आ रही है। वालेकुम। जी शाहिद साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका इंट्रोडक्शन एक देना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को कि मिस्टर शाहिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर्स इन उर्दू अदब हैं, 1998 में इन्होंने उर्दू अदब में जो है वो मास्टर किया है माशाल्लाह से, और ही हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 30 years, तो 30 years इज़ आवर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ही स्टार्टेड वर्क फ्रॉम थिएटर इन 1987। थिएटर से आगाज़ किया इन्होंने, रेडियो पे भी काम किया। फर्स्ट स्क्रिप्ट जो शाहिद साहब ने लिखा वो 1994 में लिखा था, और 97 से प्रोफेशनली स्क्रिप्ट राइटिंग जो है माशाल्लाह से शाहिद साहब कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लेस हैं जो इनके क्रेडिट पे जाते हैं। लास्ट प्ले इनका छलावा था जो कि हम टीवी से चला है। उसके अलावा इनका एक और जो ड्रामा था वो ARY से था, जिनज़ादा। देन उसके बाद जिनज़ादा जियो से चला था, सॉरी आपको इंटरप्ट अच्छा कर रहा हूँ, जिनज़ादा हाँ जियो से चला शो था। ओके, और और बंदिश ARY आपका से जो था बंदिश, ARY, जी 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 हाँ जी, जी बंदिश पार्ट 1 एंड 2 ये 2 थी। और जी जी 14 से ज़्यादा जो सीरियल्स हैं वो इन्होंने माशाल्लाह की हैं। टेलीफिल्म्स इसके अलावा हैं, कमेंट्री भी करते हैं, कमर्शियल स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, 2 थीसिस भी लिख चुके हैं, और जनाब इकरा यूनिवर्सिटी में कैमरा एंड लाइटिंग टेक्निक्स पढ़ाते रहे हैं। तो माशाल्लाह शाहिद साहब मेरे ख्याल से 30 सालों का एक्सपीरियंस हम एक कूजे में नहीं समेट सकते, जितना एक प्रोमिनेंट इंट्रोडक्शन हमें था कि हमने करना है। आई एम श्योर कि इसमें कोई कमी पेशी हुई हो तो वो आप उसको सही कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो मैं चाहूँगी कि अब आप आगे लेके चलें। अच्छा शाहिद साहब, सबसे पहले यहाँ पर आपको वेलकम मेरी तरफ से भी। बिल्कुल सर, मेरा नाम सलमान है, इस वक्त बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन का CEO और रोटरी क्लब ऑफ कराची विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस का प्रेसिडेंट हूँ मैं। यहाँ पे आज इस मीटिंग का होस्ट करने का मकसद यही है कि हम इस कम्युनिटी को भी, हमारी जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की कम्युनिटी है, इसको भी हम आगे लेके आ सकें और उनको भी हम मेन स्ट्रीम की उन चैनल्स पे, उन मीडिया हाउसेस तक यकीनन रसाई दें जहां पर आकर ये लोग भी अपना लोहा मनवा सके, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लेके आ सके। तो सबसे पहले तो थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज माशाल्लाह। आपको ना सिर्फ एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा बल्कि अपना एक्सपीरियंस इन बच्चों तक पहुंचाने का भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स फॉर योर वेलकम एंड आई एम ग्लैड आई हैव जॉइंड। मेरा ख्याल ये है कि देखने वालों को भी नजर नहीं आता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें देख सकती हैं या नहीं देख सकती हैं, दिल होना चाहिए देखने वाला। और महसूस करने वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है वो हसास होता है, वो अपनी आंखों से कभी काम नहीं लेता, वो अपने दिल से काम लेता है। और हम सब आर्टिस्ट हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे भी तमाम लोग जो मुझे सुनने को मिले वो तमाम आर्टिस्ट हैं। मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों से शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं पढ़ा सकूं। मैंने एक सेमेस्टर पढ़ाया है इकरा में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नए लोगों को आना चाहिए आगे। हमारी बदनसीबी है कि हमारे बड़ों ने कभी नहीं सोचा कि कोई डायरेक्टर बन जाए, कोई राइटर बन जाए, कोई आर्टिस्ट बन जाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई और रेडियो इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। और हमने उसको जो है वो इसलिए परवान चढ़ने नहीं दिया कि मेरे मुकाबिल कोई खड़ा ना हो जाए। इस दौड़ से मैं गुजरा हूँ और मैंने लोगों को झेला है जिन्होंने अपना काम सिखाया नहीं किसी को। अगर आप गौर करें तो लाहौर में जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो सैयद नूर साहब के पास उनके बाद कोई डायरेक्टर हमें नहीं मिला। उसकी वजह है कि इन लोगों की जिम्मेदारी थी। मतलब सैयद नूर साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनके बाद कोई नहीं मिला। उनसे पहले वालों ने सिखाया, जब भी वो सीख गए, लेकिन उनके बाद किसी ने सिखाया नहीं। तो इसलिए हमें अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स और अच्छे फिल्म मेकर्स नहीं मिल सके। कराची की इंडस्ट्री ने कुछ लोगों को प्रोड्यूस किया है जो अच्छा काम कर रहे हैं।
बहरहाल हम स्क्रिप्ट्स की तरफ आ जाते हैं। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है और ये एक बहुत वसी समंदर है। जो कुछ मैं जान सका हूँ इतने अरसे में वो बहुत कम है, लेकिन चूंकि मैं काम कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा जायद जान गया हूँ आप लोगों से। वो जो जायद है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम शुरू किस तरह करते हैं एक स्क्रिप्ट को। अगर हम सोचते हैं तो हम किस तरह शुरू करते हैं वो जरूरी होता है। आप फिक्टिशियस भी अगर कोई काम करते हैं, फिक्शन भी आप कोई क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम उसको जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से कहानी आखज करते हैं। मुशाहिदा होता है, तजर्बा होता है, किसी की कहानी, किसी का वाकया सुनकर कोई आइडिया स्ट्राइक करता है और आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक कहानी तरतीब दे देते हैं। कहानी अफसाने से मुख्तलिफ चीज होती है। कहानी जो है वो काफी रूड होती है और बड़ी ड्राई होती है, और उसमें होता यह है कि हम सीधा सीधा इब्तदाइया, मतन और इंतहाइया लिखते हैं। ये 3 हिस्सों में कहानी को हम समझ लीजिए कि बांट सकते हैं। कि इब्तदा में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, हमारे किरदार कौन हैं, सेटिंग्स क्या हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या हैं, जियोग्राफिकली वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। उसके बाद फिर उनके साथ क्या वाकया पेश आता है जहां से कहानी जन्म लेती है। फिर उसके बाद उस कहानी का उतार चढ़ाव लिखते हैं, और आखिर में जो उसका अख्ताम है वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। आपका सवाबदीद इख्तियार है एक राइटर की हैसियत से कि आप उसका अख्ताम क्या देखते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि एक वाकया आप देखते हैं लेकिन उसका अख्ताम, मंतकी अंजाम जो है वो होता नहीं है जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो किसी को मोहब्बत हो गई, उसका अख्ताम शायद शादी हो गया हो, लेकिन अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो उसका मंतिकी अंजाम आपको नहीं नजर आता। या मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कोई बुराई कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको उसका मंतिकी अंजाम नजर आए, लेकिन आप अपनी तय तय कर लेते हैं माशरती बुराइयों का अंजाम क्या हो सकता है। उससे आप जो है वो पुरानी मिसालें ले लेते हैं, या आप किताबों से पढ़ी हुई चीजें जो है उनके मुताबिक अखज कर लेते हैं कि अख्ताम क्या होगा। तो ये इस तरह से तो आप एक कहानी तरतीब देते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम एक सीन डिवीजन करते हैं। सीन डिवीजन इस तरह करते हैं कि हमने नंबर्स लिख लिए। नंबर 1 पहला सीन क्या होगा, दूसरा सीन क्या होगा, तीसरा सीन क्या होगा। एक ड्रामे में जो हम समझ लीजिए कि अगर हम टेलीविजन की बात करें तो 40 मिनट का जो ड्रामा है उसमें 25 सीन, 20 से लेकर 28 सीन के दरमियान कोई फिगर बनता है। रेडियो का ड्रामा कुछ मुख्तलिफ होता है, जिसको क्योंकि हम ऑडियो ड्रामा पे बात कर रहे हैं, ऑडियो स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हालांकि वो बहुत कम काम किया है मैंने रेडियो के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी मेरी कॉम्प्रिहेंशन है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। तो उसमें होता यह है कि आप इस तरह से तय कर लेते हैं कि एवरेज एक जो सीन है उसका एवरेज ड्यूरेशन 2 मिनट होगा। तो इस तरह अगर वो 15 मिनट का ड्रामा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 7, 8, 6, 9 इस तरह से सीन होंगे। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। कुछ बिल्कुल ही छोटे सीन्स होते हैं, बिल्कुल ही छोटा सा एक समझ लीजिए कि ब्रिज होता है 2 सीन्स के दरमियान। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि पहले मंजर में आप क्या बताना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन डिवाइड कर लेते हैं। 10 मिसाल के तौर पे आपने सीन डिसाइड किए तो आपने 15-16 इंफॉर्मेशन जो अपने सामे को देनी है वो आप उनमें डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो चूंकि इंट्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रहा होता जैसे कहानी में हो रहा होता है, तो आप किरदारों की आपस में गुफ्तगू से ही किरदारों का तारुफ क्रिएट करते हैं। वाइजली करते हैं कि वो ऐसा लगे ना कि आप तारुफ करा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहला सीन क्रिएट किया, अब आप एक कैरेक्टर है खालदा, उसकी कहानी सुना रहे हैं जो एक दफ्तर में काम करती है। आपने दफ्तर का एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसमें आपने एक बॉस को यानी कि इंट्रोड्यूस कराया कि वो आता है और वो उसके कदमों की चाप, खालदा खड़ी हो जाती है, उसके उसकी आवाज, उसके खड़े होने की, वो सलाम करती है और बॉस कहता है खालदा आप ये फाइल मेरे दफ्तर में, मेरे कमरे में ले आएगा। तो इस 2 जुमलों से पता चल गया कि वो उसका बॉस है और वो एक दफ्तर में मौजूद है खालदा, और खालदा अब वो फाइल लेकर उसके दफ्तर में जाएगी, उसके कमरे में जाएगी। इसका मतलब है वो एक दफ्तर में मौजूद। इस तरह से आप जो है वो डिवाइड कर लेते हैं इंफॉर्मेशन 10 सीन्स में, और आखिरी सीन में डेफिनेटली क्लाइमैक्स होता है, उससे पहले एंटी क्लाइमैक्स होता है। अब इसके एक्ट्स होते हैं। आप जो है वो
खालदा को घर ले जाते हैं, उसके घर का इंट्रोडक्शन कराते हैं। अगर उसका घर उस कहानी में माविन है आपकी कहानी सुनाने में, तो या वो कहीं सड़क पे जा रही है, वो सड़क अगर माविन है, फर्ज कीजिए कि उसका सड़क पे कोई हादसा होना है या किसी से मुलाकात होनी है, तो उसी तरीके से आप उसको जो है वो ट्रीट कर रहे हो। तो इस तरह से आप पहले सीन डिवीजन कर लेते हैं कहानी के बाद, और उसके बाद फिर आप इसको स्क्रिप्ट करते हैं। अब स्क्रिप्ट करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप जिसको हम सौती असरात कहते हैं, यानी कि साउंड इफेक्ट्स, वो साउंड इफेक्ट्स के साथ हम जो है वो प्ले करते हैं इसमें। इसका जो स्क्रीन प्ले है वो इसी तरह होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक वीडियो प्रोग्राम हो या टीवी शो हो, तो उसमें तो आप दिखाएंगे कि एक सड़क पे खालदा जा रही है और दो गाड़ियां गुजर रही हैं और वो एक गाड़ी से बचने की कोशिश करते हुए दूसरी गाड़ी के सामने आ जाती है, वो हादसा हो जाता है। लेकिन चूंकि हम रेडियाई ड्रामे की बात कर रहे हैं, तो ऑडियो ड्रामा में, ऑडियो स्क्रिप्ट में ये होगा कि एक धमाका होगा दो गाड़ियों के टकराने का, और कुछ चीखें ओवरलैप होंगी, और उसके बाद फिर एक आदमी भागता हुआ दफ्तर में दाखिल होगा और बॉस का जो भी, फर्ज कीजिए सरफराज नाम है, वो कहेगा सरफराज साहब खालदा दफ्तर आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह से हम जो है उस लड़के, जो शख्स कासिद आया है, वो खबर लेकर उसके भागने की आवाज, उसके पैरों की चाप, दौड़ने की आवाज, दरवाजा खुलने की आवाज, ये सब चीजें हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे बाकायदा। आप यूं समझ लीजिए कि आपने स्क्रिप्ट जो लिखना है वो लिखना है जो आप सुनना चाहते हैं। जो कुछ भी उस ड्रामे में हो रहा होगा वो बिट बाय बिट लिखा जाएगा। अगर एक भी चीज आप स्क्रिप्ट में मिस करेंगे, तो जो भी वो ऑडियो प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो चीज स्किप कर देगा। अगर बारिश हो रही है तो बारिश के साथ किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज, उसके टायरों से उछलता हुआ पानी, उसकी आवाज, अगर आग जल रही है तो उसमें लकड़ियां चटकने की आवाज, अगर पीछे कहीं अजान आपके ख्याल में होनी चाहिए तो उसकी आवाज ओवरलैप होनी जरूरी है। वो सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आप स्क्रिप्ट जो है वो सही डिजाइन कर पाएंगे। अब जहां तक बात है इसका, जो मैंने कहा था 3 एक्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप पहले एक्ट में क्वेश्चन ऑफ द फिल्म या क्वेश्चन ऑफ द स्क्रिप्ट जो है वो बयान करते हैं कि मिसाल के तौर पे खालदा के घर में कोई मसला है और उसको एडवांस चाहिए, वो अपने बॉस से एडवांस की तलबगार है। मिसाल के तौर पे उसके भाई की फीस जमा होनी है, वो तलबगार है। हमने क्वेश्चन डाल दिया, पहला सीन हमने दिखाया कि वो अपने घर में है, माँ कहती है बेटा ये इतने पैसे जायद देने पड़ेंगे इस दफा फीस में, और वो कहती है अच्छा मैं एडवांस मांगती हूँ। फिर उसके बाद वो दफ्तर पहुंचती है, वो बॉस से सवाल करती है, फिर बॉस जो है उसके, यानी मैं एक एक समझ लीजिए एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि बॉस जो है वो उसको एक्स्ट्रा काम का कह देता है, वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है उसे, रात को देर से जा रही है, उसके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है, और फिर आखिर में आप उसका कोई कंक्लूजन बना देते हैं। तो इस तरह से पहला जो एक्ट है उसमें क्वेश्चन ऑफ द फिल्म या क्वेश्चन ऑफ द स्क्रिप्ट वो आप डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड एक्ट में जो है वो हाईएस्ट ड्रामा पॉइंट होता है, जहां पर आप जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है वो डिनाई कर देता है उस क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसके लिए स्ट्रगल करता है, और आखिरी एक्ट में जो है वो आप सोल्यूशन दिखाते हैं, रेजोल्यूशन जिसको आप कहते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है जिससे हम फॉर्मूला स्क्रिप्ट कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट का फॉर्मूला होता है। तो मैंने कोशिश किया है कि कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं, लेकिन अगर आप लोगों की समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे सवाल कर सकते हैं आप लोग कोई भी। मैंने कोशिश किया है कि 5-7 मिनट में ही आपको बता दूं, ताकि सवालन जवाबन ज्यादा बेहतर रहता है, आपकी समझ में आसानी होगी समझने। तो अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो कीजिए। Am I audible? जी, आप लोगों को मेरी जी आवाज जी सुनाई दी इस दौरान? जी काफी जी लंबी जी तकरीर कर दी मैंने। बिल्कुल नहीं शाहिद साहब, आपने जिस खूबसूरती के साथ इसको बयान किया, तो वो खालदा मुझे तो चलती फिरती नजर आ रही थी कि वो ऑफिस भी जा रही है। और वो एक होता है कि जो आपकी बात थी कि इमेजिनरी पहले इतना स्ट्रांग उसका प्लॉट किया जाए कि बाद में करेक्टर बाय करेक्टर और लव्स बाय लव्स उसको स्क्रिप्टिंग की जाए। तो आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल टेक्निक जो आपने बताई, हमारे तमाम ऑडियंस को ये चीज अच्छी लगी होगी। तो बाकी किसी का कोई सवाल है ऑडियंस की तरफ से तो प्लीज आप शाहिद साहब से पूछ सकते हैं, ही इज हियर विद अस। तो इनके इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से आप लोग प्लीज मतलब ज्यादा से ज्यादा फैज लें
और जो भी अभी शाहिद साहब ने बात की, या इस बात के अलावा भी कोई चीज़ अगर आपके माइंड में है तो यू कैन आस्क। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल, जी आपकी बिल्कुल। आवाज़ आ रही है। ओके, सो इट्स मी हसन रियाज एंड एक्चुअली हम लोग पहले से ही ऑडियो ड्रामास प्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि एक तो मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि हमने स्क्रिप्टिंग तो करनी है, साथ 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 में जो हम साउंड इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कोई विजुअल ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी साथ में ऐड करेंगे। तो क्या इस सारे प्रोसेस को हम स्क्रीन प्ले कहते हैं? क्योंकि ये मैंने वर्ड सुना था, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्पेसिफिक ये टर्म किसके लिए यूज होती है। ओके, नंबर 2 मेरा ये क्वेश्चन है कि इसी से रिलेटेड हम भी स्क्रिप्टिंग करते हैं, बट हम सीन टू सीन और डायलॉग टू डायलॉग लिखते हैं, और हम दूसरी चीज़ें बीच में ऐड नहीं करते कि कौन सा साउंड इफेक्ट लगेगा। वो जस्ट बिकॉज कि मुझे, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या साउंड इफेक्ट लगेगा, और जो मेरा एडिटर फेलो है वो जब उसको एडिट कर रहा है तो उसको भी सडनली उसके माइंड में आ जाएगा, हाँ कुछ चंद एक चीज़, कोई एक चीज़ रह सकती है। तो मतलब ये सिग्निफिकेंट क्यों है, ये इसकी अहमियत क्या है कि हम एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले लिखें या फिर हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिखें? तो इसमें क्या फ़र्क है? जी अच्छा, देखिए बात ये है कि हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने की, हम उसकी प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, चाहे वो आप अपने लिए लिख रहे हो या किसी के लिए भी लिख रहे हो, फर्ज कीजिए वो स्क्रिप्ट आपके सामने 4 साल के बाद आता है और आपको याद आता है कि 4 साल पहले मैंने ये लिखा था। कई चीजें उसमें जो आपने उस वक्त सोची थी जिस वक्त आपने लिखा था, वो चूंकि लिखी नहीं तो आपको याद नहीं रहेगी। तो अपनी याद दहानी के लिए अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तब भी अपनी याद दहानी के लिए वो लिख रहे हैं, अच्छा है। दूसरी बात ये, एज ए कमर्शियल राइटर जरूरी नहीं है कि आप लोग, यानी जैसे आप हैं, आप तो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राइटर्स होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं सब चीजें अपने लिए नहीं लिखता, कुछ चीजें मैं अपने लिए भी लिखता हूँ, लेकिन उसमें भी चूंकि आदत हो गई है तो हर जो बिट है उसकी वो लिख रहे होता है। तो जो आपका ये सवाल है, इसका जवाब तो भाई ये है कि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको मुकम्मल लिखिए, ताकि अगर आप प्रोड्यूस ना कर पाए और कोई और शख्स प्रोड्यूस कर रहा हो तो वो उससे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कहीं पर वो झोल ना रह जाए, उसकी समझ में आ जाए स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि उसे क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आप अपने लिए अगर कर रहे हैं तो आप जाहिर है अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको, लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका है वो दुरुस्त यही है कि आप एक एक चीज उसमें लिख दें, जैसा आप सोच रहे हैं उसे कि वो आपको सुनाई देगा वैसा ही लिख दीजिए, ताकि सुनने वाले को वो तमाम लवाजमात मिले जो आपने सोचे थे। और हाँ, जो पहला सवाल है आपका वो ये है कि, सॉरी, आपने पहला सवाल ये किया था कि, स्क्रीन प्ले क्या इसी चीज़ के लिए टर्म यूज होती है? जी जी, स्क्रीन प्ले, देखिए असल में स्क्रीन प्ले जो है वो फिल्म के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, विजुअल है ना, स्क्रीन विजुअल है। ड्रामा जो रेडियो के लिए या थिएटर के लिए या टीवी के लिए या फिल्म के लिए लिखा जाता है स्क्रिप्ट, उसका स्क्रीन प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है। स्क्रीन प्ले बुनियादी तौर पे जो फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं, वो जब स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं तो उसमें स्क्रीन प्ले का एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन प्ले यानी कि स्क्रीन पर क्या क्या नजर आ रहा हो, उसमें स्क्रीन पर नजर आने वाली गाड़ी, पीछे नजर आने वाली दुकान, सड़क के किनारे खड़ा हुआ ठेला तक दिखाना पड़ेगा आप, तो वो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। बाकी जिसको आप स्क्रीन प्ले कह रहे हैं वो असल में हिदायत के ज़िम्मे में आता है, यानी कि डायरेक्शंस। तो हम स्क्रिप्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्शंस और डायलॉग्स। डायरेक्शंस जो है, जब आप राइटर स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, दो तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, एक राइटर स्क्रिप्ट होता है, एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट होता है। जो राइटर स्क्रिप्ट होता है उसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट होता है उसमें डायरेक्टर अपने तौर पर उस स्क्रिप्ट को डिवाइड कर लेता है। लेकिन आप चूंकि राइटर, अगर आप एज ए राइटर काम कर रहे हैं तो आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, डायरेक्शन और राइटिंग, डायलॉग्स। तो आप डायरेक्शन लिखेंगे कि कमरे में दाखिल खालिदा कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद कर होने की आवाज ओवरलैप होती है, चंद कागज मेज पर रखने की आवाज आती है, वो अपना बैग मेज पर रखती है, उसकी आवाज ओवरलैप होती है, फिर वो कुर्सी खींचती है, कुर्सी घुमाती है, ये तमाम आवाजें ओवरलैप होती हैं और वो कुर्सी पर बैठकर एक गहरा सांस लेती है। तो ये सब चीजें जो आपने लिखी ये हिदायत हैं। उसके बाद वो फोन का रिसीवर उठाती है, नंबर्स
डायल करने की बीप ओवरलैप होती है, और दूसरी तरफ से एक टेलीफोनिक वॉइस ओवरलैप होती है। उसका बॉस कहता है हाँ खालदा तुम आ गई, और खालदा कहती है जी सर काम हो गया है, मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, अब ये आपने डायलॉग में लिख दिया। तो इस तरीके से ये दोनों डिविजन आपके जो है वो बन गए, और इस तरह जो डायरेक्ट कर रहा है या जो एग्जीक्यूट कर रहा है उस स्क्रिप्ट को, उसकी समझ में आ जाएगा कि सीन किस तरह से शुरू हुआ और क्या क्या हुआ है इसमें, और जो प्रीलॉग है इस सीन से पहले क्या हुआ था और इस सीन के बाद क्या होगा, ज़ाहिर है वो अंदाजा हो जाएगा उसको। तो आसानी के लिए स्क्रिप्ट में सारी चीजें लिखी जाए। जी हेलो। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आई एम श्योर कि थैंक आपने यू सर। इतना डिटेल में जवाब दिया है इसका, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेरे ख्याल से, और भी लोगों के माइंड में जो था। अच्छा, एक हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन है आप ही के लिए, तो मैं ये पढ़ देती हूँ। साद ने पूछा है कि हाउ कैन वी क्रिएट एनवायरनमेंट इन अ ऑडियो ड्रामा द सेम लाइक अ विजुअल ड्रामा। आई थिंक ये वो सेम चीज ही पूछ रहे हैं जो आपने भी एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको थोड़ा जी सा मैं आप इसको थोड़ा सा और एग्जैजरेट कर देता हूँ, श्योर श्योर। एलैबोरेट कर देता हूँ कि किस तरह से सर होता है। मेरी आवाज आ रही है? देखिए जी 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 अ, कौन? मैं हिबारिफ बात कर रही हूँ कराची से। मेरा यहाँ पर एक कौन क्वेश्चन है। बात कर रही है, सॉरी? हिबा हिबा हिबा। हिबा जी हिबा। सर मुझे ये पूछना है कि जो नरेशन होती है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने अगर ऑडियो ड्रामे में नरेशन देनी है कि एक गाड़ी जो है वो, मिसाल के तौर पर एक घर है, ठीक है, घर के अफराद बैठे हुए हैं और फिर 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 अलग अलग नौयत के जो है वो मिजाज रखते हैं, और उसके बाद फिर जाकर डायलॉग्स हम स्टार्ट करते हैं कि फलां ने ये बोला, अली ने बोला, फरहान ने ये बोला, ठीक है। तो क्या ये ऑडियो ड्रामे के अंदर ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, या मतलब अगर हम ये करते हैं तो ये सही है या नहीं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो जब हम हॉरर स्टोरीज लिखते हैं तो क्या हम उसे बिल्कुल फितरत के अंदर रहते हुए लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी चीज जो हकीकत में नहीं है, और हम उसे हकीकत में बनाकर एक स्टोरी के अंदर डाल दें, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं, या हॉरर स्टोरीज जी को हम वैसे ही एक जिस तरह से एक नॉर्मल ड्रामा होता है वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा? अच्छा अच्छा, मास्टर ऑफ द सेरेमनी कौन है यहाँ पर? फायजा, एम आई राइट? जी सर बोलिए जी प्लीज। बिल्कुल देयर। हाँ फायजा, ये अगर मैं क्वेश्चन कोई भूल जाऊं क्योंकि ये 3 सवालात एक साथ जमा हो गए। सबसे पहले साद ने एक सवाल किया कि ये जो वो, उस पर मैंने एक छोटी सी तकरीर कर दी थी, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। इसको कहते हैं फॉलीज, जो साउंड इफेक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं फॉलीज। तो फॉलीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं, ऑडियो ड्रामा हो या विजुअल हो, फिल्म हो या टेलीविजन के लिए आप कुछ कर रहे हो। ये साउंड इफेक्ट्स जो हैं ये बहुत सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेट पे मौजूद है, वहां से आपको मिल जाते हैं। हम अगर कोई साउंड नहीं मिल रहा होता तो उसे क्रिएट कर लेते हैं और वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको जो है ट्रीट कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं फॉली। अब ये फॉली के बगैर स्क्रिप्ट जो है वो नामुकम्मल होता है। हम डेफिनेटली फॉलीज लिखते हैं, हम पूरे साउंड इफेक्ट्स लिखते हैं कि कैसे हुए वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ मुझे ये बात बतानी थी कि फॉली कहते हैं उसको। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, आप फॉली लिखेंगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, इवन मैंने SFX के नाम से भी फाइल्स देखी हैं, लेकिन असल जो इसका टर्म है वो फॉली है। अच्छा, दूसरा ये इन्होंने हिबा ने जी सवाल जी किया। हिबा ने पूछा था जी सर। जी जी, पहला सवाल इनका क्या था कि हम, अच्छा हाँ, डिफरेंट पहला सवाल लोग क्या था कि अगर 4 लोग रहते हैं। नरेशन। जी जी, देखिए रेडियो पे तजर्बात मुख्तलिफ होते रहे। आपको पता है ड्रामा जो है वो एक एवोल्यूशन से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है, और ड्रामा जो है वो बुनियादी तौर पर थिएटर से शुरू हुआ था। ज़ाहिर है रेडियो तो बहुत बाद में आया, तो थिएटर से शुरू हुआ था। ये यूनान की कोई तारीख मिलती है हमें जहाँ पर ड्रामा होता था, और उसके बाद फिर एक एवोल्यूशन का बायस बना वो, सॉरी रेवोल्यूशन का बायस बना वो, यानी कि उस ड्रामे में सरकार को पुकारा गया और उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। फिर कुछ तवारीख ऐसी हैं जो क्या बताती हैं कि वो तमाम थिएटर एक्टर्स को बादशाह ने कत्ल करवा दिया था यूनान में। उसके बाद फिर वो आवाज फैल गई। तो अब बात ये कि जब रेडियो तक आया ड्रामा और रेडियाई ड्रामा बनने लगा,
तो उसमें मुख्तलिफ तजर्बात किए गए। ये जो नरेशन वाली बात है ये भी डेफिनेटली हुई है, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुआ। अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, आप मिसाल के तौर पे मैं वो सीन लिखता हूँ कि जिसमें फरहान है और अली है और खालदा है और उसकी माँ है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसको इस तरह शुरू करूंगा कि ये चारों बैठे हुए क्यों हैं एक जगह, सही है ना। मिसाल के तौर पे माँ आवाज देती है, खालदा कब से बैठे हैं, चाय ले आओ। और खालदा कहती है दूध कम था, 3 ही कप बने हैं। तो अली कहता है कि अच्छा ठीक है, बस तुम फिर बैठ जाओ, मैं फरहान और अम्मी पी लेंगे, तुम बाद में पी। तो ये पता चल गया कि यहाँ 4 लोग हैं जिसमें खालदा भी शामिल है, उसकी वालदा है और अली और फरहान बैठे हैं जो शायद भाई हैं। ये भाई कैसे साबित होंगे फिर बाद में आप डायलॉग्स में करवा सकते हैं। नरेशन का नुकसान ये होता है कि आपको एक नरेटिव का इंट्रोडक्शन करना। मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है और वो कहता है मैं शायद भी, आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि आज हमारे साथ क्या वाक़या हुआ, ठीक है। तो ये एक काफी भोंडा तरीका है जिस पर एतराजात भी हुए और बहुत मकबूल भी नहीं हुआ। तो चूंकि मकबूल नहीं हुआ इसलिए तर्क कर दिया गया। तो समझदारी के साथ अगर आप सीन को क्रिएट करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 4 लोग बैठे। मिसाल के तौर पे खालदा बता रही है कोई बात दफ्तर में, आज मैं दफ्तर गई थी और मैंने उनसे बात की कि फरहान की फीस के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन बॉस ने इनकार कर दिया। उसमें माँ कहती है अब बताओ फरहान क्या करें। फरहान कहता मुझे क्या पता, अली भाई आप कुछ कर सकते हैं। तो ये पता चल गया 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ। अली ने बताया कि वो भी कहीं जॉब करता है और वो भी मालूम करेगा। तो हम इस तरीके से उस सीन को शुरू करते हैं। एक ही आदमी बोलना शुरू करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, तीसरा भी जब कोई बात करेगा, चौथा भी कोई बात करेगा, पता चल जाएगा कमरे में 4 लोग बैठे हैं। तो कोई जरूरत नहीं होती नरेशन की, समझदारी से अगर लिखा जाए। दूसरा आपका सवाल था हॉरर। देखिए मैं अब तक पाकिस्तान में जो कुछ भी हॉरर हुआ है उसमें अच्छा बुरा जो भी था, उसमें कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई ताल्लुक उनसे रहा है। मैं रूहानियत से वाबस्ता हूँ, निज़ामी सिलसिले से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सिलसिले से ताल्लुक है, तो उनकी निस्बत से कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं। बाकी जब आप फिक्शन लिखते हैं तो आप एलियंस भी लिखते हैं, आप जो है वो समंदर में से निकलने वाली मखलूक भी आपने लिखी, आपने जो है वो परियां भी लिखी हैं, आपने जिन भी लिखे और उन जिनों का एक खास हुलिया भी लिखा। परियों के को बहुत हसीन दिखाया और उनके पर भी बहुत खूबसूरत थे और वो उड़ती फिरती थी। ये सब चीजें हमने देखी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, आप फिक्शन जब लिख रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये याद रखिए हॉरर में और मिजाह में बहुत बारीक फर्क होता है। अगर आप हॉरर को थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट कर देंगे तो वो मजाहिया भी हो जाता है कभी। तो उस लाइन को जो है ना वो बहुत एहतियात से हमें उस लाइन पर चलना होता है, उसे हमें क्रॉस नहीं करना होता। बाकी आप जो चाहें लिख सकते हैं। आप उड़ते हुए कालीन भी लिख चुके हैं, आप अल्फ लैला में 1000 दास्तानें भी लिख चुके हैं, उनमें गारों में जो खजाने थे वो भी लिखे हैं, अली बाबा 40 चोर शायद आपने पढ़ी होगी। तो हम यानी बनी नौ इंसान ने कहानियां लिखी तो उसका तखय्युल उसे जहां ले गया उसने वो लिख दिया। आप जो चाहें लिख सकते हैं। मेरे जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त मंटू पे बात हो रही थी। मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ इस बात से। मंटू ने असल में रग पे हाथ रख दिया। हमारे यहाँ मसला ये है कि तरबियत नहीं हो रही, जहन की तरबियत नहीं हो रही। वरना मैंने खदीजा मस्तूर के भी ऐसे अफसाने पढ़े हैं और ऐसे नॉवेल्स पढ़े हैं, रजिया भट्ट के भी, जिनमें मोहब्बत को सेक्स के साथ जोड़कर और उसको जो है वो खराब किया गया। तो उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई क्योंकि वो फिक्टिशियस था। उसमें एक शहजादे जैसा नवाब था जो अपनी कनीज से मोहब्बत करने लगा और उसके बाद उनके दरमियान जो कुछ भी हुआ इंतहाई गलीज था, लेकिन वो लिखा गया और उसको पसंद भी किया गया। एक मखसूस तबके ने उसको जो है वो बहुत पसंद किया। उस पर किसी ने बात नहीं की। मंटू ने चूंकि दुखती रग पे हाथ रखा और उसने ये बताया कि भाई तुम लोग जुल्म कर रहे हो औरत पे, इसलिए उस पर सबने आवाज उठाई। और उसने वो बस ये है कि वो जरा रूड था, वो एक बदतमीज आदमी था जिंदगी में भी और अपने अदब में भी, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। फिर हमारे यहाँ जब भी कोई शख्स कुछ अच्छा लिखता है तो उस पर यानी कि समझ लीजिए कि पर्दा चाक कर देता है, आईना दिखाता है माशरे को, तो माशरा रिफ्लेक्ट करता है उसके ऊपर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बुराई जो है वो किसी को पता चले। तो जो लोग बुराई करते हैं वो नहीं चाहते। तो मौलवियों ने बहुत शोर मचाया मंटू पे। मौलवियों ने तो अल्लामा इकबाल को भी काफिर करार दे दिया था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काफिर थे,
है ना, शिकवा पे उनको काफिर करार दे दिया, जबकि इंतहाई खूबसूरत सूफियाना शायरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की है, अगर आप उसे पढ़ें तो। और इसी तरीके से अगर आप मंटू को भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उसने जो है वो पर्दा चाक कर दिया। ये जो जिन खवातीन के बारे में उसने लिखा, जिनको आप तवाइफ कहते हैं, वहां पर कौन जाता था? यही मुआशरे के जो दौलत रसीदा, उम्र रसीदा अफराद हैं, वही वहां जाया करते थे। किस काम के लिए जाया करते थे? बीवियां नहीं थी क्या घर में? तो वो माशरे का एक हिस्सा है, हमेशा से है। और जुल्म हुआ, बहरहाल हम इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि एक बात दिमाग में आ गई थी, पहले बात इस पर हो रही थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप जो चाहें लिखें। जब आप अपने आप को पाबंद कर देंगे तो आप आर्ट तख्लीक नहीं कर सकते। पाबंदियों से आजाद करें अपने दिमाग को, तो दिमाग जो है वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताएगा। अब मैं ड्रामा बनाता हूँ, फिल्म बनाता हूँ, बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ देख सकूं। तो उसके लिए मैं अपनी बेटी के साथ देख सकूं, इसके लिए मैं उसको ऐसा रखता हूं कि उसमें बात जरूर करूंगा। अगर कोई बुराई है तो उसकी निशानदेही जरूर करूंगा, लेकिन वो इस तरह से की जाएगी कि ना मुझे बुरा लगे अपनी बच्ची के साथ बैठकर देखते हुए, ना मेरी बेटी को बुरा लगेगा वो अपने बाप के साथ बैठकर देख रही है। तो इन चीजों का ख्याल हम रख सकते हैं, लेकिन जरूर हमें बात करनी चाहिए। और फिक्शन की जहां तक बात है तो भाई आप जो चाहें लिखें। हेबा, मेरे ख्याल से आप सेटिस्फाई होंगी मेरे जवाब से। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सो मच हारिस साहब, ये अस्सलामुअलैकुम। आपने इतने डिटेल में जवाब दिया। अभी हमारे साथ और कौन है जिसने कोई क्वेश्चन जी पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रिदा बात कर रही हूँ वालेकुम। लाहौर से। So, first of all, thank you so much to Binay for arranging this insightful event. बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें यहाँ से। एंड सेकेंडली, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने नरेशन की बात की थी और आपने उसके हवाले से बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड शेयर किया, एवोल्यूशन आपने शेयर किया कि किस तरह से हुआ और उसमें क्या चीज़ कामयाब नहीं गई। सो अगर हम नरेशन को इस तरह यूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल के कुछ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स पर, डिस्क्रिप्टिव इन अ वे कि जिनको हम शायद डायलॉग्स में हम चाहते हैं कि जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, या जैसे एक हमें कमरे का मंजर दिखा रहे हैं, तो वो कमरे का मंजर लोगों को पता चले कि उस कमरे में मंजर किस तरह का है, या वो कमरे में किस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो वो अगर हम थोड़ा सा बहुत माइनर या बहुत नॉर्मल वे में थोड़ा सा नरेट कर दें, तो इज इट एन इफेक्टिव वे? या दूसरी चीज ये कि बहुत सारे मैंने ड्रामास भी देखे हैं जिनके अंदर बाज जगह पर स्टोरी को स्टार्ट करते हुए भी और कभी कभी एंड करते हुए भी थोड़ी सी नरेशन होती है, जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने के लिए होती है। बाज दफा स्टोरी की नरेशन इस तरह हो जाती है कि जैसे वो बताते हैं कि लेट्स सपोज 1950s में यहाँ पे ऐसे हुआ था, ये वाकया हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये चीज ऐसे है, या तब से लेकर अब तक यहाँ पे ये चीज नहीं बदली है। तो इस तरह की टाइप ऑफ नरेशन कैन बी, मतलब इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, या ये एक इफेक्टिव वे कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, आप लोगों की जिंदगी अभी शुरू हो रही है। हिरा नाम है आपका, लाहौर से। हिरा, रिदा, आपकी जिंदगी भी रिदा। शुरू हो रही है। रिदा। रिदा, अच्छा अच्छा, जी मैं मिक्स कर गया, पहले हिबा थी मेरे ख्याल से। अच्छा रिदा, जी देखिए आपकी जिंदगी भी शुरू हो रही है, तजुर्बात कीजिए। आपको लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, जाहिर है। आप अगर कुछ लिखते हैं, वो प्रोड्यूस होता है, एक्सिक्यूट होता है, और वो लोग सुनते हैं, तो उस पर वो आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बहुत क्या कहते हैं, उसका लाउड रिएक्शन होता है। कोई चीज मैंने देखा, कोई रील देखी या कोई वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसके व्यूज जो हैं वो 2743 हैं, और उसी प्रोड्यूसर का एक और क्लिप है जिसके 2 मिलियन व्यूज हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा बेटा आप लोगों के ऊपर, आप जैसा चाहें करें। अगर आपकी समझ में आता है कि नरेशन होने से फायदा होगा तो जरूर डालिए, और अगर आपको लगता है कि ये इससे नुकसान हुआ है तो जो ट्रेडिशनल ड्रामा स्टाइल है उसमें करके देखिए। मैं तो कहता हूँ कि मुख्तलिफ तरीके अपनाइए। स्क्रिप्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, छोटा सा है। अगर आप चाहेंगे, मैं एक छोटा सा नोट लिखकर शेयर कर लूंगा बिनाई के साथ। ये लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे कि क्या तरीक़ेकार मैंने बताया था। तो वो आप उस तरीक़ेकार से अगर स्क्रिप्ट लिखेंगे, अब स्क्रिप्ट में आप क्या लिखना चाहते हैं ये आपकी सवाबदीदी, आपका सवाबदीदी तैयार है, आप आर्टिस्ट हैं।
जो चाहे लिखें, जैसे चाहे लिखें। अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, सिर्फ नरेशन बेस्ड ना कीजिए। ट्रेडिशनल ड्रामा बनाइए, जो आपका फंक्शनल ड्रामा है वो बनाइए। अब इनका फर्क जो है वो ये है कि ट्रेडिशनल ड्रामा, जैसा कि ड्रामा रेडियो पर, रेडियो पाकिस्तान, ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी लंदन, इन सब पे जो ड्रामे चलते हैं मुख्तलिफ जबानों में, उनको सुनिए, उनसे अंदाजा कीजिए, वैसा ड्रामा लिखिए, वो ट्रेडिशनल ड्रामा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है फंक्शनल ड्रामा। फंक्शनल ड्रामा जो है वो है जिसमें आपने कोई खास पैगाम बहुत कम वक्त में देना है। तो वो 3 मिनट में या 2 मिनट में, तो 2 सीन में आपने जो है पैगाम दे दिया, तो वो फिर टू द पॉइंट होता है, उसको फंक्शनल कहते हैं। फिर उसके बाद है आप एक्सपेरिमेंटल ड्रामा करते हैं, उसमें आप नरेशन डालिए, उसमें आप जो है वो सौती असरात में, मिसाल के तौर पे आप जहाज के कॉकपिट का एक मंजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं, उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसका जो टावर है, कंट्रोल टावर, वहां से आने वाली आवाज, कप्तान की उनसे बातचीत, टेक्निकल लैंग्वेज, लोगों को पता चल जाएगा ये कॉकपिट कॉकपिट में हो रहा है। पूरा ड्रामा आप कॉकपिट में कर सकते हैं। एक एयर होस्टेस आ रही है, वो जा रही है, वो आके बताती है कि वहां क्या हो गया, और उसके बाद आखिर में कप्तान जो है वो ऑटो पायलट पे लगाकर और अंदर आता है, और वहाँ कोई इख्तिताम हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ काम आप कर सकते हैं वो कीजिए। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा, और आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। जिस जमाने में हमने रेडियो किया था, उस जमाने में रेडियो की ऑडियंस मुख्तलिफ थी। अब जो रेडियो हो रहा है उसकी ऑडियंस मुख्तलिफ है। हमारे जमाने में एफएम नहीं था, फिर हमारे सामने एफएम आया, एफएम ग्रो हुआ और एफएम इन्हेतात पजीर हो गया। अब इन्हें आपने देखा होगा एफएम पे ड्रामा नहीं होता, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ड्रामा किया जाए एफएम पे भी। फिर एफएम पे ड्रामा क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग चलते फिरते सुन रहे होते हैं। हमारे जमाने में रोड रेडियो बैठ के सुना करते थे सुकून से, यार फला वक्त पे मीर साहब का ड्रामा आना है, वो जरूर सुनना। तो अब वो नहीं होता ऐसा। तो इसलिए छोटा मुख्तसर ड्रामा कोशिश करें बनाएं, और उसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करें जितने हो सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। Thank you so much, sir. Jazakallah. I have a question. जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने एक स्क्रिप्ट लिखी, अब हमने पहले उसको तारुफ एक करा दीजिए अपना मुझे। जी, मेरा मुझे नाम पता हो कि तौसीफ अहमद है, और अच्छा, तौसीफ आपने पहले भी सवाल किया? जी, नहीं, आपने उनसे तो सवाल किया था। जी क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने एक स्क्रिप्ट को लिखा है ड्रामे के पर्पस के लिए, लेकिन क्या वो नेसेसरी है कि मतलब वो तब भी ड्रामा ही कहलाएगा जब तक उस पर एक्ट ना हुआ, या जब वो एक्ट हो जाएगा तभी ही वो ड्रामा कहलाएगा? क्योंकि देखें, एक कहानी है, एक ड्रामा है, ये हैं तो अलग अलग सिन्फ है, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई कैसे करें कि अभी अगर हम लोगों ने एक राइटर का पढ़ा, एक स्टोरी पढ़ी, तो हम उसको कैसे स्पेसिफाई करें कि ये ड्रामा है या फिर एक कहानी है? देखिए, ड्रामा जो है वो एक क्राफ्ट है, सही ना, अदब की एक सिन्फ है। जैसे कहानी है, अफसाना है, नॉवेल है, नॉवलेट है, इसी तरह ड्रामा है, वो एक अलग सिन्फ है, उसका एक तरीक़ाकार है लिखने का। अगर उस तरीके से आप एक ड्रामे को लिख रहे हैं तो वो हर सूरत में ड्रामा ही होगा। वो स्क्रिप्ट भी ड्रामा ड्रामा का स्क्रिप्ट कहलाएगा। वो नॉवेल या नॉवेलेट या अफसाना नहीं हो सकता। अफसाने में फुसू होता है, वो मुख्तलिफ चीज है। हालांकि उसमें भी मकालमा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको आप मकालमा नहीं कहते, लेकिन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। नादिर ने शमसा से कहा कि अगर वो वहां चला गया तो वो जरूर उसके लिए दवा ले आएगा। लेकिन ये अफसाने में आप लिख सकते हैं, ड्रामे में नहीं लिख सकते। ड्रामे में आप देखेंगे कि नादिर कहता है, शमसा जब मैं वहां जाऊंगा, अगर मैं वहां चला गया तो मैं तुम्हारे लिए दवा जरूर ले आऊंगा। इस तरह से वो मकालमे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ड्रामा जो है उसका चूंकि एक क्राफ्ट है, एक तरीक़ाकार है, अगर आप उस तरीके पर लिखेंगे तो वो स्क्रिप्ट की हालत में भी ड्रामा ही होगा, एक्सिक्यूट होने के बाद भी ड्रामा होगा, और फ्लॉप या हिट होने के बाद भी ड्रामा ही कहलाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर क्लैरिफिकेशन। मजीद किसी नए स्टूडेंट का अगर कोई सवाल हो तो डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, दिस इज अब्दुल मुनीर, और मेरे आपसे जो है वो मेरा एक सवाल है आपसे। दो सवाल हैं बेसिकली। हम लोग अभी जब प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हुए तो हम लोग एक वर्चुअल प्रोडक्शन हाउस को ओन करते हैं,
तो इसी से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस हुए कि नरेशन से रिलेटेड और इस तरह से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन तो मैं अपना रखता चलूँ कि हम लोग जो है ना, हमारी वर्किंग हॉरर के ऊपर है बहुत ज़्यादा। हम लोग हॉरर कंटेंट बहुत बना रहे हैं, और जिस तरह से आपने कहा, तो मैं फेमिलियर हूँ आपके ड्रामा से माशाल्लाह से, जो आप काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कभी कभी जैसे हम कोई होटल दिखा रहे हैं, तो कभी कभी राइटर ब्लॉक हो जाता है एक स्पेसिफिक डोमेन को अगर आप लेके चल रहे हैं। जैसे अगर हम हॉरर को लेके चल रहे हैं, तो हॉरर में जैसे अगर हम होटल की बात कर रहे हैं किसी, और नेक्स्ट हमें कोई एपिसोड बनाना है डिफरेंट उसके ऊपर, डिफरेंट होटल के ऊपर, तो हमें क्या होता है कि सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं चीजों के ऊपर। एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो नरेशन की बात की, हमारा अक्सर ऐसा होता है कि कभी स्टोरी के अंदर एक ही पर्सन भी होता है। अब वो एक पर्सन होता है, तो हम क्या करते हैं कि एज डिस्क्रिप्शन जो अपनी नरेशन है उसको यूज करते हैं। तो क्या ये वे हम यूज कर सकते हैं? इसके लिए बताइएगा। थैंक यू। जी, अच्छा, पहली बात तो ये कि जो इसको आप कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, अगर वो आता है तो आप कुछ और देखें, कुछ और सुने, कोई डिफरेंट जॉनरा, कोई कॉमेडी सुने, देखें, कोई ऐसी चीज का मुशाहिदा करें, वैसी किताब ले आइए जिसका आपके उस जॉनरा से कोई ताल्लुक। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे वक्त में अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूं जब मैं राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूं, और मैं कुछ और मैं नेटफ्लिक्स पे कोई चीज देख लूं, या कोई गाना सुन लूं, या इस तरह की कोई चीज जिसका मेरे उस काम से कोई ताल्लुक ना हो। तो दिमाग जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, उसको रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम दोबारा जब बैठते हैं, तो मेरे साथ ज्यादा होता नहीं है सब राइटर्स ब्लॉक, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसका है नहीं, लेकिन जब होता है, क्योंकि अब हम कमर्शियल राइटर हो गए हैं, अगर होता था तो कभी 20 साल पहले शायद हुआ हो, तो ये होता था कि 2-3 दिन लगते थे उसमें से निकलने में। अब सिमिलैरिटीज की जहां तक बात है, दूसरा आपका सवाल कि सिमिलैरिटी आती है। देखिए, राइटर जो है वो सोचता है, जब आप कहानी की, यानी इब्तदा में, मैं एक कहानी सोचता हूँ, जब उसके इब्तदा में होता हूँ, तो तभी मैं तय कर लेता हूँ कि मेरी पिछली किसी भी कहानी से ममासलत नहीं रखती होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे चैनल होता है जिसको, हम तो कमर्शियल राइटर हैं, तो जैसा वो कहता है फिर वैसा करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो मसल भी आ जाती हैं, लेकिन हम सिचुएशंस डेफिनेटली मुख्तलिफ रखते हैं। हम कोशिश करते हैं ना हमने कभी सुनी हो, ना कभी देखी हो, सुनी भी हो सकती है। नानी दादी ने कहानी सुनाई, मेरी दादी ने कहानी सुनाई कि जंगल से गुजरते थे दादा, और दुकान पे जाया करते थे। देहरादून एक इलाका है इंडिया का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ रहाइश थी, वहीं दुकान थी, बजाज का काम करते थे, कपड़े की दुकान थी, तो वो जंगल से गुजरते थे, तो वहां पर उनके साथ एक वाकया हुआ, हॉरर वाकया था। तो वो वाकया उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने उसको अपनी कहानी में ढाल लिया, अपने हालात के मुताबिक, कराची के एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए उसको ढाल लिया। तो वो हो सकता है, लेकिन मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जब मैंने वो एक वाकया सुना दिया लोगों को, तो मैं अगली दफा उसे रिपीट नहीं करूंगा। ट्रीटमेंट डेफिनेटली एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट, कि एक आदमी है, उसने, या कोई एक शख्स है, कोई फर्द है, कोई लड़की है या लड़का है, या मर्द है या औरत है, उन उसने कोई आवाज सुनी, और उसके बाद वो उस आवाज की तरफ गया, और उस जाने में एक ट्रीटमेंट होगा, एक म्यूजिक होगा, साउंड इफेक्ट्स होंगे, वो ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। वो ट्रीटमेंट शायद एक जैसा हो सकता है, लेकिन वाकया मुख्तलिफ होना चाहिए, सिचुएशन मुख्तलिफ होनी चाहिए। तीसरा सवाल जो आपका था वो मेरे जहन से निकल गया। नहीं, इनके दो जी, ही सवाल थे शाहिद साहब। और तीसरा एक सवाल मेरे पास इनबॉक्स में आया है, जो कि मेरे ख्याल से हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आज के दिन के हिसाब से। और जी, जी, माशाल्लाह आपका सेशन बहुत अच्छा गया, हम सब ने बहुत कुछ सीखा भी। और हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे, अगर आप अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दें, तो आई थिंक इट्स जी, गुड जी, फॉर श्योर, अगर ऑल। मेरे पास वक्त होगा तो जरूर। जरूर सर। अच्छा जी, ये सवाल मैं जरा पढ़ देती हूँ इनका, जो हाफिज एहसन साहब ने पूछा है कि हाउ टू कीप आवर रीडर्स और ऑडियंस इंटैक्ट फ्रॉम फर्स्ट सीन टिल एंड। पीपल एक मिनट जी, मेरे पास हाँ, पीपल वांट्स अर्जेंट रिजल्ट्स एंड डोंट वांट टू गो विद मिडल सीन्स। मतलब कि क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में हमें अर्जेंट रिजल्ट मिल सकते हैं? इनका कहना ये है कि किस तरह से हम रीडर्स और ऑडियंस को जो है वो फर्स्ट से लास्ट सीन तक इतना इंगेज रखें कि वो मतलब कुछ भी ना मिस करें। देखिए, मैं 30 किस्तों का सीरियल लिखता हूँ, लोग पहले किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक कैसे देख लेते? अब इसका तरीक़ाकार जो हमने वज़ा किया है वो ये है कि कोई भी सीन उसमें बेकार ना लिखिए। हर सीन में कोई इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को जरूर दें, और एक ऐसा सस्पेंस कायम रखें कि वो अगली इंफॉर्मेशन लेने के लिए उतावला हो।
वो बीच में से ना छोड़े। लोग आधी फिल्म देखकर उठ के चले जाते हैं, आधा ड्रामा देखकर चैनल स्विच कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रिपीटेशन होती है। एक ही बात जब आप दोहराएंगे, एक बात आपने एक दफा पब्लिक को बता देनी है, दोबारा नहीं बता। आपने बता दिया कि खालिदा को पैसों की जरूरत है, अब उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, उसके रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, वो आप बताएंगे। ये बात आप बता चुके कि पैसों की जरूरत है। अब वो किसी अगर किरदार को बता रही है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे फरहान की फीस अदा करनी है, तो वो एक दीगर बात है, अपने बॉस को बता रही है मिसाल के तौर पर। वरना मैं सीन यहाँ से शुरू करूंगा कि बॉस कहेगा पिछले महीने भी तुमने एडवांस किया था, हर महीने तुम्हें एडवांस चाहिए होता है। कहती है सर क्या करूं, मजबूरी है। तो हमने वो बात गुल कर दी जो हम पिछले सीन में बता चुके हैं, जब माने कहा कि फरहान के फीस अदा करनी है तो अपने बॉस से उधार ले। तो कहने का मकसद ये कि आप इंफॉर्मेशन एक दफा दें, दोबारा रिपीट इफ नेसेसरी तो आप वो दे दीजिए, वरना ना दें। हर सीन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर दें जिससे कहानी में प्रोग्रेस हो रही हो। जब कहानी प्रोग्रेस कर रही होगी तो लोग जम के बैठे रहेंगे और आपका पूरा ड्रामा सुनेंगे। बाकी रह गई छोटा ड्रामा, बिल्कुल बनता है, मैंने आपको बताया फंक्शनल ड्रामा कहलाता है वो। 2 सीन में 3 सीन में आप कहानी कंक्लूड कर देते हैं। आजकल वैसे लोग कम ड्यूरेशन की चीजें जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो स्क्रिप्ट लिखें वो क्रिस्प हो। उसमें अगर फर्ज कीजिए आपने 10 इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिक को, तो आप उसको डिवाइड करें। 3 इंफॉर्मेशन पहले सीन में दें, 3 इंफॉर्मेशन दूसरे सीन में दें, और वो चीज बचा लें जो क्लाइमैक्स पे होगी, और आखिर में 4 इंफॉर्मेशन देकर आप कंक्लूड कर दीजिए ड्रामे को। तो ये 3 सीन में भी हो जाएगा। ये 3 सीन जो है वो 3 मिनट के भी हो सकते हैं और 30 मिनट के भी हो सकते हैं। एक सीन 10 मिनट का भी हो सकता है। जब बड़ा सीन होगा लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे। तो कोशिश करें सीन छोटा हो, 2 मिनट 2.5 मिनट। अब वो ड्यूरेशन कैसे किया जाता है, जो भी आप लिखते हैं उसे आप बोल के स्टॉप वॉच के साथ बोल लीजिए कितनी देर का हुआ। आपकी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मैंने बोला है, अगर ये 2 मिनट बोला है तो ये शायद 2.5 मिनट, 2.25 मिनट या 3 मिनट बन जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पर तो हो जाएगा। विजुअल ड्रामा जो होता है वो हमारा तरीक़ेकार ये है कि अगर 1 मिनट मैंने बोला है, पढ़ा है उसे, तो वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो 2 सवा 2 मिनट बनेगा सोशल ड्रामा, 1.5 मिनट बनेगा कॉमेडी, और सस्पेंस होगा या हॉरर होगा तो वो 2.5 मिनट बनेगा। इस तरीके से हम इसको असेस करते हैं। तो लेकिन आप चूंकि रेडियाई ड्रामा कर रहे हैं, इसका असेसमेंट मुझे नहीं मालूम कैसे होता है, तो आप करके ही सीख सकते हैं कि कैसे होगा। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है, उसी तरीके से कर लीजिएगा। बाकी ये कि थैंक यू सो कोशिश मच करें। मिस्टर शाहिद। हाँ, एक आखिरी बात मैं और करना चाहता हूँ। कोशिश करें कि आप जो बिल्कुल भी सर। लिखें उसमें आपको खुद दिलचस्पी। जिस वक्त आप डिटैच हो जाएंगे स्टोरी से, लोग डिटैच हो जाएंगे। वो याद रखिएगा, सच जो होता है ना वो दिल से निकलता है, और जो चीज दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंच जाती है। कारी हो या सामे हो या नाजिर हो, उसके दिल तक पहुंचने के लिए आपको वही लिखना है, वही एग्जीक्यूट करना है जो आपके दिल से निकलेगा। अगर आप सिर्फ सतही चीज लिखेंगे, बहुत सोचेंगे नहीं, बहुत गौर नहीं करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, छोटी छोटी बारीकियां उसकी जो है उनको आप मलूज़ खातिर नहीं रखेंगे, तो लोग आप डेफिनेटली आपके ड्रामे से डिटैच हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर कंसर्न्स। आप लोग उसके अलावा भी कोई सवाल है तो बता दीजिएगा, मैं किसी वक्त निकाल के बाद में भी जवाब दे पाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बहुत आप लोग शुक्रिया सीखें और शाहिद कुछ करें। साहब। हाँ नहीं, आपका बहुत वैल्यूएबल इसमें फीडबैक जो है वो आपके लिए भी हमें लोगों से मिल भी रहा है और मिलता भी रहेगा इंशाल्लाह। आपने जो ये प्रपोज किया था कि जो आपने हमें बताया है, अगर वो एक छोटा सा नोट आप इन राइटिंग दे देंगे तो वो बहुत आसानी हो जाएगी, एक गाइडलाइंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगी इन लोगों के लिए। क्योंकि अब आज के वेबिनार की बेस पे दे विल स्टार्ट देयर वर्क, तो ऑफ कोर्स अब इनको एक गाइडेंस मिल गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद जो ये लोग करने बैठते तो इररेलेवेंट करते, अब एटलीस्ट की पॉइंट आएंगे। तो थैंक यू सो मच सलमान साहब, अगर आप कुछ बात और करना चाहें इसके अलावा फिर हम इसको ख्याल से वाइंड अप करते हैं। सलमान साहब आप मौजूद हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से सलमान इलाही साहब मौजूद नहीं हैं, तो बिहाफ ऑफ अच्छा, बिनाई फाउंडेशन जी, ये फजल कादिर साहब मुझसे कनेक्टेड हैं। मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा ये 2-3 नोट्स के क्या तरीक़ेकार है, वो आप शेयर कर लीजिएगा अपने तमाम सामने से। चलिए, आवाज आ रही है? जी फायदा, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, शाहिद साहब स्पेशली आपका। मैं आज पूरा मुकम्मल तौर पे मैंने आज आपका ये सेशन जरूर सुना है।
और मुझे खुशी हुई है कि आज बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह आपसे हम सपोर्ट लेते रहेंगे और आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला सर। जो मैं कर सकूंगा, मेरे पास वक्त होगा, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि थैंक यू वक्त वेरी निकाल मच के सर। आपको और मुझे आज पता लगा, असल में मुझे अब तक ये पता नहीं था कि आप एक्चुअल किन किन ड्रामास के जो है वो राइटर हैं, क्योंकि जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि आपको बुलाया गया, मैं उस वक्त तक इतना अवेयर नहीं था। लेकिन जब आपने ड्रामास के नाम लिया अभी फायजा ने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इत्तेफाक है कि मैंने सारे ड्रामे देखे हुए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा, यहाँ इसलिए पे हॉरर स्पेशली ड्रामा की भी बात हुई, जिनज़ादा जैसे वो आपने छलावा जी बिल्कुल और छलावा जिनज़ादा बंदिश, ये तमाम जिनज़ादा। हॉरर। हाँ, बिल्कुल तो अगर थोड़ा सा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज ए राइटर कौन सा आपका फेवरेट है? वैसे तो ऑल आर योर बेबीज, तो सबको सभी अच्छे लगते हैं, सब बहुत लेकिन बुरे, आप सब बहुत बुरे लगते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, एक गुर की बात, एक हाँ, आर्टिस्ट अपने काम से कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जिस दिन मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा उस दिन मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं, सेटिस्फाई, लेकिन हाँ, मुझे बेहतर जो काम लगता है, मेरा एक ड्रामा था जो उर्दू 1 से चला था, उसमें एक 9 साल की बच्ची की 35 साल के आदमी से शादी करा दी जाती है। साउथ पंजाब के बैकग्राउंड में लिखा गया था, और उस पर एक बड़ी रिसर्च थी मेरी। मैंने आपको बताया, मैंने 2 थीसिस लिखे हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने एक थीसिस लिखा था, उसी पर फिर बाद में ड्रामा बना। तो वो ड्रामा मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक जितना भी काम किया है उनमें वो एक बेहतर काम था। मुझे लगता है कि वो बेहतर था। बाकी हॉरर वगैरह जो है, वो तो देखिए, कमर्शियल राइटर हूं मैं। बुनियादी तौर पर जो मैं अपने लिए लिखता हूँ वो तो मैं शायर हूँ। मैं शायरी करता हूँ, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। बाकी ड्रामे से मैं कभी सेटिस्फाई नहीं। तो आखिरी में सर आपकी एक शायरी भी सुनते हुए जाएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, माहौल जो है वो काफी गर्म है। मैं आपको 2 चीजें सुनाऊंगा। एक मुख्तसर सी नज़म है, वो है कि सूए अफलाक उठ रही है निगाह, ताकि जामे चिराग जलते हैं। सूए अफलाक उठ रही है निगाह, ताकि जामे चिराग जलते हैं। सुबह शाम के मुसल्ले पर एक तमन्ना नमाज पढ़ती है, कौन आबाद हो गया मुझ में। ये मैंने कही थी मेरे ख्याल है 1984 में। और एक मैंने कही थी शादी के तीसरे साल। वो मैं आखिर में सुना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग मजा लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो हजल है। और वो है कि उस ताने तिश्नो वाली से, चालाक सी भोली भाली से, उस ताने तिश्नो वाली से, चालाक सी भोली भाली से, ससुराल से अपनी साली से, तंग हूं मैं घर वाली से। जब और है कि जो अपने हुकूक जताती है और सबको फर्ज बताती है, जो अपने हुकूक जताती है और सबको फर्ज बताती है, खुद तो चैन से सोती है, जो जीवन नर्क बनाती है, उस अंतर आत्मा काली से, तंग हूं मैं घर वाली से। और है कि अभी कभी शादी है ससुराली की, अब सालगिरह है साली की। कभी शादी है ससुराली की, अब सालगिरह है साली की। दिन है आज बैसाखी का, तो रात कभी दिवाली की। इस ईद त्योहार दिवाली से, तंग हूं मैं घर वाली से। और आखिरी है कि जब काम करूं तो 100 जूते। अरे ये क्या कर दिया, ऐसे थोड़ी करना था। जब काम करूं तो 100 जूते, आराम करूं 200 जूते। कुछ नहीं करता भाई आदमी, अखबार पढ़ता रहता है। तो जब काम करूं तो 100 जूते, आराम करूं 200 जूते। हर बात पे लड़ना आदत है, हर बात पे हैं 100 जूते। इन जूतों से, इस गाली से, तंग हूं मैं घर वाली से। आदाब। चले शुक्र आपने 3 साल बाद लिखी, 3 दिन बाद नहीं लिख दी। नहीं, उस वक्त कोई तजर्बा नहीं था। ये सिर्फ आप यकीन कीजिए इल्हाम की कैफियत थी। तजर्बा कुछ भी नहीं था, तजर्बा तो अब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो गए शादी को। अगले साल जो है वो हम 25वीं बरसी मनाएंगे अपनी आजादी की। तो कही मैंने 3 साल के अंदर ही थी। तो मैं चाहता था कि जाफरान हालत में छोड़ के जाऊं आपका ये जो आपकी जो तकरीब है। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। सर। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बाकी जो ऑडियंस हमारी यहाँ पे मौजूद है, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम श्योर कि आपका ये जो टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रहा होगा आप सबके लिए। जो गाइडेंस नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। फजल जो है वो आप लोगों में जो है वो सारा स्प्रेड आउट कर देंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस जरीना, फजल और बाकी टीम जो पूरी साथ साथ रही। थैंक यू सो वेरी मच। सलमान साहब, अगर आप और कुछ बात करना चाहें, ओवर टू यू, फिर रुखसत जी चाहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग टीम को, जरीना, नफीसा एंड अब्दुल फजल।
मैं फायजा आपको, ये चारों लोग जो, और स्पेशली जो लोग भी कनेक्टेड थे इस पूरे इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में, मैं डेफिनेटली दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत आउट क्लास और बहुत आउट क्लास सिलेक्शन थी जो आप लोग जिन गेस्ट को लेकर आए, जिन गेस्ट स्पीकर्स को आप लोग लेकर आए, मेरा ख्याल है कि आउट क्लास सिलेक्शन थी। दिस इज वेरी गुड, आई थिंक, मेरा ख्याल है। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम एक दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग इंजॉय भी करेंगे इस पूरे प्रोसेस को और अच्छी क्रिएटिविटी सामने लेकर आएंगे। ये जहन में रखिएगा कि कराची से गिलगित तक कोई भी हो, बलूचिस्तान से पंजाब तक कोई भी हो, और अगर वो क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ अच्छा ऑडियो ड्रामा बनाना चाहता है, तो वो हमारे लिए वेलकम हो। हम उसको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, हम उसको गाइड करेंगे हर तरह से। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन टू ऑल। अल्लाह हाफिज।